नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन कुमार। एक नया हफ्ता और हफ्ते के लिए आज शुरुआत के जो संकेत मिल रहे हैं वो है पॉजिटिव। अमेरिका में हमने देखा था कि शुक्रवार को डाउ और नैस्डैक अच्छी तेजी पर बंद हुए, रिकवर कर रहे थे और फ्यूचर से भी संकेत अच्छे हैं और एशिया में जो बाजार आज खुले हैं वहां से भी पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि बाजार की चाल क्या होगी, क्योंकि ये हफ्ता बड़ा क्रूशियल है। अमेरिका में आंकड़ों के लिहाज से भी काफी अहम हफ्ता है और भारत में इस हफ्ते हम देखेंगे कि नवंबर सीरीज की एक्सपायरी होगी। तो एक्सपायरी के वीक में बाजार थोड़ा वोलेटाइल तो होगा, लेकिन हमने देखा कि पिछला हफ्ता नेट हल्के से पॉजिटिव साइड पर निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों बंद हुए हैं। इस हफ्ते की चाल क्या होगी, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम स्टॉक्स होंगे, खबरों वाले शेयर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और हमारे एक्सपर्ट्स की भर के ट्रेडिंग कॉल्स भी होंगे। आपके इंतजार करेंगे, थोड़ी देर बाद उनको हम साथ में जोड़ेंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं 4 सबसे बड़े ट्रिगर्स के साथ। तो डाउ फ्यूचर 60 अंक ऊपर है। गिफ्ट निफ्टी में हम देख रहे हैं कि 80 अंकों की बढ़त है और हमने देखा था कि एआई रिलेटेड जो चिंताएं थी थोड़ी सी कम हुई है अमेरिका में, क्योंकि न्यूयॉर्क फेड के जो चीफ हैं उन्होंने संकेत दिए हैं कि दिसंबर की पॉलिसी में यूएस फेड दरें घटा सकता है। उसके चलते पॉजिटिविटी ये बिल्ड हुई है। देश में नया लेबर कोड लागू हो गया है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक जो असमानताएं थी, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो गए या फिर जो परमानेंट वर्कर हो गए, उन असमानताओं को दूर करने पर कोशिश की गई है। 29 पुराने कानून थे जिनको अब हटा के 4 नए कानून लाए गए हैं और सबसे प्रमुख ये है कि न्यूनतम वेतन लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो कर्मचारी 1 साल भी किसी कंपनी में काम कर चुके हैं उनको ग्रेच्युटी का अधिकार होगा। तो ये कुछ बड़े अच्छे बदलाव हैं लेबर मार्केट के लिहाज से अगर देखा जाए तो। टीसीएस को यूएस कोर्ट से एक झटका लगा है। टीसीएस हमने देखा कि हाल फिलहाल खबरें अच्छी आई थी। इन्होंने एक करार भी किया था टीबीजी के साथ एआई के लिए, लेकिन देखते हैं कि आज किस तरह का असर होता है। विस्तार से इसके बारे में बातचीत करेंगे। एचएएल के लिए निश्चित तौर पर नेगेटिव खबर। शुक्रवार को बाजार बंद होने के तुरंत बाद खबर आई कि दुबई एयर शो के दौरान एक तेजस एयरक्राफ्ट दुर्घटना का शिकार हो गया है और उसमें पायलट ने अपनी जान भी गंवाई है। तो थोड़ा सा ये नेगेटिव साइड पर न्यूज़ है एचएएल के लिए, लेकिन एचजी इंफ्रा और कल्पतरू के लिए अच्छी खबर है। इनके ज्वाइंट वेंचर को 1415 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है। तो निश्चित तौर पर आज इन दोनों शेयरों में आज आप तेजी बनते हुए देखेंगे। ये थे बाजार के लिए जो सबसे बड़े संकेत है जिस पर बाजार रिएक्ट भी करेगा और पूरा एक्शन आपको बाजार खुलने से पहले अभिषेक ने बता दिया। लेकिन अभिषेक, ग्लोबल क्यूज कैसे आपको दिख रहे हैं, ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे दिख रहे हैं आज? विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। देखिए संकेत अच्छे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क के फेड हैं जॉन विलियम्स, उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि शॉर्ट टर्म में फेड के पास गुंजाइश है दरों में कटौती करने की, बिना इन्फ्लेशन को जियोपार्डाइज किए, यानी कि उसको लेकर ज्यादा चिंता आपको करनी नहीं पड़ेगी और दरें घटाई जा सकती हैं। अब इस कमेंट को अमेरिकी बाजारों ने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ लिया है और हमने देखा कि शुक्रवार को डाउ जोन्स 500 अंकों पर बंद हुआ। हालांकि शुक्रवार के सत्र में भी बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा था। नैस्डैक में लगभग 200 अंकों के आसपास की तेजी रही, लेकिन एक गौर करने वाली चीज ये रही कि जो एआई स्टॉक्स पिटाई का शिकार हुए थे, एआई बबल की बातचीत हो रही थी कि वैल्यूएशंस काफी ज्यादा शूट अप कर गए हैं। एनवीडिया हो गया, एएमडी, ब्रॉडकॉम, ये तीनों के तीनों शेयर गिरावट के साथ ही बंद हुए हैं। तो एआई को लेकर क्या चिंता खत्म हो गई है? नहीं, लेकिन जो डेटा आई थी जॉब रिपोर्ट सितंबर की, उसके बाद ये लग रहा था कि शायद दिसंबर में दरें घटेंगी नहीं, तो बाजार थोड़ा परेशान हो रहा था। वो परेशानी थोड़ी सी कम हुई है और तेजी ठीक ठाक बनी है और फ्यूचर्स में भी देख रहे हैं कि बढ़त पर ही कारोबार आपको होता हुआ दिखाई देगा। आज के अगर हम सत्र की बात करें तो उतनी कोई खास आंकड़े अमेरिका में नहीं है, लेकिन कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि अक्टूबर की रिटेल बिक्री और प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स यानी कि पीपीआई इन्फ्लेशन के आंकड़े वहां पर आते हुए दिखाई देंगे, जिस पर यूएस फेड की भी बहुत ही करीब से नजर रहने वाली है। फ्यूचर्स मजबूत हैं। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में आप देखेंगे कि बढ़त पर कारोबार होता हुआ आपको दिखाई देगा। नैस्डैक फ्यूचर करीब 150 के ऊपर है। लेकिन एशियाई बाजारों की बात करें तो जापान का बाजार तो आज बंद है, लेबर डे के मौके पर एक दिन की छुट्टी है, लेकिन कोरिया का बाजार हो गया कोस्पी, वहां पर 1% के आसपास की तेजी है। अगर आप हांगकांग के बाजार हैंगसेंग को देखेंगे तो वहां पर भी पॉजिटिव शुरुआत हुई है। तो एशिया से भी संकेत अच्छे हैं। गोल्ड स्टडी है, एक रेंज में आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। अब
अगर कटौती होती है दिसंबर की पॉलिसी में, तो निश्चित तौर पर गोल्ड के लिए एक अच्छा ये ट्रिगर बन जाएगा दरों में कटौती। कॉमिक्स पर जो भाव है एक रेंज में ही घूमता हुआ दिखाए, $4050 प्रति औंस के आसपास के गोल्ड के प्राइसेस हैं। लेकिन यूक्रेन में यूक्रेन के लिए जो पीस प्लान तैयार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अब इस पीस प्लान पर क्या यूक्रेन राजी होगा नहीं होगा ये आगे की बात है। फिलहाल कन्विंस करने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। लेकिन प्राइमा फेसी जो ये पीस प्लान लग रहा है, काफी हद तक हम देख रहे हैं कि ये तो रशिया के पक्ष में लग रहा है कि दोनेत्स्क है, लुहांस्क है, क्राइमिया है, अमेरिका ने कहा है कि आप इसको छोड़ दीजिए। नेटो में कभी भी ना शामिल होने की आप प्रतिबद्धता जताइए। तीसरी चीज ये है कि यूक्रेन की जो सेना है, जो उसमें लोग हैं, उनकी संख्या आप सीमित कीजिए 6 लाख तक। अब ये तमाम चीजें तो ये यूक्रेन के खिलाफ लग रही हैं, रशिया के पक्ष में ज्यादा लग रही हैं। तब कितना इस पर अग्री होगा यूक्रेन, वो आगे देखने वाली चीज होगी। लेकिन यह है कि हाँ, क्रूड में थोड़ी सी सप्लाई बढ़ने की उम्मीदों से नरमी आई है और जो भाव है वो है 4 दिनों की लगातार कमजोरी के बाद $62 प्रति बैरल के आसपास 4 दिन की गिरावट हुई है। आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी बाइंग कच्चे तेल में लौटती हुई दिखाई दे रही है। अन्य संकेतों की बात करें, बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी सॉफ्ट हुए हैं, 4.06%। ये है अमेरिका में 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड के लेवल। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये 100 के ऊपर लगातार बना हुआ है। ये एक थोड़ी सी चिंता का विषय जरूर है भारत समेत तमाम इमर्जिंग मार्केट्स के लिए। 100.27 ये है डॉलर इंडेक्स के लेवल। लेकिन गिफ्ट निफ्टी करीब 84-85 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो संकेत अच्छे हैं। और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि 2 सत्र में बाजार में गिरावट आई थी, काफी मोमेंटम स्ट्रांग था, 26,000 के ऊपर निफ्टी निकला था। अब देखते हैं कि क्या जो हाईज हैं उनकी तरफ बाजार बढ़ने के लिए तैयार होगा या फिर एक रेंज बाउंड हम कारोबार देख सकते हैं। संकेत तो आज अच्छे निश्चित तौर पर हैं। लेकिन चलिए एटीएन हाउस स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट को अपने साथ जोड़ लेते हैं और बाजार पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। संकेत अच्छे हैं सर ग्लोबल मार्केट से। जानना आपसे ये चाहेंगे कि भारतीय बाजार पर आप किस तरह का असर देख रहे हैं आज के सत्र में? देखिए, शुक्रवार को हमने देखा कि यूएस मार्केट्स ऊपर बंद हुए और थोड़ा बहुत बढ़त जो हुई थी टेक को लेकर हुई थी, क्योंकि टेक में काफ़ी करेक्शन आया था। आज हम देखेंगे तो हमारे बाज़ार जो है 26,000 के ऊपर बंद हुए। निफ्टी अगर देखें तो 26,000 के ऊपर बंद हुआ और वो आज इस रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा हमको आज, क्योंकि हालांकि यूएस मार्केट पॉजिटिव बंद हुए और वहाँ पर अभी जो रेट कट का जो अनुमान है वो अभी थोड़ा सा बड़ा है। पहले 50-50 था, अभी 65% लोग बोल रहे हैं कि रेट कट हो सकता है, क्योंकि न्यूयॉर्क फेड प्रेसिडेंट के कमेंट्स के बाद। तो ये एक पॉजिटिव है उस मार्केट के लिए। बट हमारे मार्केट में हम कंसोलिडेशन थोड़ा सा देखेंगे। 2 कारण हैं। एक तो हमारा मार्केट जो है थोड़ा बहुत बड़ा है पिछले महीने में, और दूसरा जो है कि ट्यूसडे को एक एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी नवंबर की, जिसमें हम काफ़ी रोल ओवर देखेंगे आज देखेंगे। क्योंकि अगर ओवरऑल मार्केट का अगर हम देखें तो लगभग 30 से 35% रोल ओवर हुआ है और बाकी जो रिमेनिंग रोल ओवर है और आज और कल में होना है। तो आज एक दिन होगा जहां पर हम एक रोल ओवर का वॉलेटिलिटी देखेंगे। और इसमें ये होगा कि हमने देखा कि दिसंबर के महीने में पोजीशंस बिल्ड हो गई हैं, बट नवंबर के महीने की पोजीशंस अनवाइंड पूरी तरह नहीं हुई हैं। तो वो अनवाइंडिंग आज हम देखेंगे, तो उसकी वजह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी और निफ्टी जो है एक रेंज में देखने को मिलेगा आज। ओके, तो एक उतार चढ़ाव जारी रहेगा, लेकिन बाजार एक दायरे में ही आपको लग रहा है कि जो इंडेक्स है खास करके निफ्टी वो दायरे में ही रहेगा। गुड मॉर्निंग सर। सजी सर, एक सवाल होगा, एफआईआईज ने 2 दिनों के खरीदारी के बाद फिर से बिकवाली की शुक्रवार के सत्र में, लेकिन डीआईआईज मार्केट को सपोर्ट लगातार दे रहे हैं। ऐसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप कैसा दिख रहा है? देखिए, एफआईआईज के जो सेकेंडरी मार्केट डील्स हैं वो काफ़ी नेगेटिव रहे अगर ओवरऑल हम देखें नवंबर में। बट नवंबर में जो नेट नेगेटिव अमाउंट था वो बहुत कम है पिछले कुछ महीनों से। वो इसलिए क्योंकि जो ख़रीदारी की जो स्तर थी, जो स्पेस था वो, या बिकवाली की जो पेस थी वो बहुत कम हो गई है नवंबर में। और
नेट नेगेटिव है नवंबर में। हमने देखा कि कुछ दिन पॉजिटिव थे और फ्राइडे को नेगेटिव था, 1700 करोड़ के ऊपर नेगेटिव था, और डीआईज जो थे 3000 करोड़ के ऊपर पॉजिटिव थे। तो वो एक बाज़ार का जो माहौल है वो कंटिन्यू रहेगा। एफआईएस क्या वापस आएंगे? उम्मीद तो ये है कि ये अर्निंग्स, हमारे Q2 के अर्निंग्स अच्छे निकले हैं, और इसके वजह से जो ग्रोथ जो आ रहा है उसको लेके एफआईएस और फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे वापस। बट ग्लोबल सेटअप थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे थोड़ा सा स्क्यूड है। वो इसलिए है क्योंकि एक तो यूएस में एक तरह से टेक स्लो डाउन नहीं कहूँगा, बट करेक्शन हो रहा है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अब देखेंगे तो एनवीडिया और गूगल को छोड़ के बाकी सारे कंपनीज जो हैं अपने 52 वीक से नीचे आए हुए हैं। दूसरा जो है जापान में काफ़ी हलचल हो रही है, जिसमें 30 ईयर यील्ड भी जो है 3.4% के ऊपर है, और 10 ईयर भी ऊपर गया है, और इन्फ्लेशन भी जो है 3 महीने के स्तर से ऊपर है। तो वो एक माहौल बन रहा है जहाँ पर फ्लोज का जो इम्पैक्ट है उसमें होगा। जापान की मार्केट का हमारे साथ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, बट जो अगर फ्लोस होते हैं या रिवर्सल होती है, जिसको कहते हैं गेन कैरी ट्रेड का रिवर्सल अगर होता है, तो उससे हम देखेंगे कि इमर्जिंग मार्केट से सबसे पहले पैसे निकलेंगे, और वो उसका इम्पैक्ट भारतीय बाज़ार में हो सकता है। तो वो एक ग्लोबल है। क्रूड जो है, क्रूड सेटअप जो है वो अभी स्टेबल है, $62.5 में ब्रेंट है। उम्मीद ये है कि यूएस ने जो पीस प्रपोजल दिया है यूक्रेन और रशिया के लिए, वो शायद दोनों देश मान ले, पर वो जो है वो पहले एक्सपेक्टेड था कि थैंक्स गिविंग तक मानेंगे, पर अब अगले हफ्ते तक जा सकता है वो। तो वो भी एक चीज़ है जो देखने लायक होगी। और गोल्ड जो है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कट के अभी अनुमान ज़्यादा हो गया है और क्रूड भी स्टेबल हो रहा है, तो गोल्ड में भी थोड़ा सा प्रेशर है, थोड़ा सा बिकवाली है, तो 4050 के डॉलर के आसपास वो भी रह रहा है। तो इस सब माहौल को देखते हुए एक तरह से भारतीय बाज़ार जो है थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है इस, बट रेंज बाउंड रहेगा इसके, क्योंकि फॉरेन फ्लोज नहीं है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बाज़ार जो है कंसोलिडेशन फेज पे रहेगा। सजीत सर, अगर हम लास्ट वीक की बात करें तो जितने भी ग्लोबल पीयर्स हैं, चाहे वो एशिया में हो, चाहे यूरोप में या फिर अमेरिकी बाजार, भारतीय बाजार ने उनको आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी मार्जिनली हरे निशान में बंद हुआ है, लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो लगातार चौथे हफ्ते से तेजी चल रही है। आज ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति बना के चले यहां से? देखिए, हमने देखा कि शुक्रवार को पुट राइटिंग देखी गई 26,000 के लेवल पे, जिसका मतलब ये है कि थोड़ा सा सपोर्ट बन रहा है 26,000 के ऊपर। कॉल राइटिंग जो हमने देखा वो था 26,100 और 26,200 पे। ये बताता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 26,100 और 200 पे आ रहा है। तो एक नैरो रेंज बन रहा है मार्केट के लिए आज के लिए। ये चेंज हो सकता है अगर थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी तो ये सारी चेंज हो जाएगा और अनवाइंडिंग्स होंगी। बट ये भी देखना ज़रूरी है कि हम नवंबर की एक्सपायरी के उसमें बैठे हुए हैं। कल नवंबर एक्सपायरी है एनएससी पे, जिसके तहत अब हम देखेंगे कि कुछ अनवाइंडिंग्स होंगी बैंक निफ्टी में काफ़ी सारे स्टॉक्स में। अगर आप देखें तो टोटल जो एफआईएस का शॉर्ट पोजीशन था फ्राइडे को लगभग 228 करोड़ बढ़ा, और ओपन इंटरेस्ट जो था 30,600 करोड़ के ऊपर है। और वही सेम चीज़ अगर हम निफ्टी बैंक के लिए देखें तो शॉर्ट पोजीशन 340 करोड़ के ऊपर बढ़े थे और लगभग 9,400 करोड़ के ऊपर है। तो पोजीशंस बहुत हाई चल रहे हैं एफआईएस के, और इसलिए चल रहे हैं क्योंकि अनवाइंडिंग नहीं हुई है नवंबर के महीने में। पोजीशंस उन्होंने बिल्डअप कर लिए हैं दिसंबर के महीने में, तो आज वो अनवाइंडिंग हम आज और कल में हम वो अनवाइंडिंग देखेंगे। इसमें अनवाइंडिंग कैसे होता है कि आपने जो पोजीशंस नवंबर में हैं वो आपको काटने पड़ते हैं, और अगले रोल ओवर के लिए आपको अगले महीने में ख़रीदने पड़ते हैं। तो खरीदारी हो चुकी है, अभी यहाँ पर अनवाइंडिंग बाकी है। तो अगर शॉर्ट्स हैं तो वो अगर लॉन्ग है तो लॉन्ग्स कटेंगे, अगर शॉर्ट्स हैं तो वो कवर होंगे वो शॉर्ट्स। तो वो ये सारा चीज़ जो है एक तरह से अगले 2 दिन में वो ये प्रेशर तो रहेगा। और ओवरऑल अगर आप देखें इंडेक्स में एफआईएस के शॉर्ट पोजीशंस वो बहुत
ज़्यादा हैं, लगभग 88% के आसपास हैं। मतलब लॉन्ग पोजीशन जो 11.57% हैं इसमें, तो वो भी लॉन्ग पोजीशन भी बहुत कम लेवल पे हम जा रहे हैं एक्सपायरी की तरफ। तो वो एक रहेगा कि थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आ सके और जिसकी वजह से मार्केट ऊपर जाए। बट अगेन ये सारी चीज़ें जो हैं ब्रॉडर फ्लोज पे डिपेंड करता है, ग्लोबल मार्केट पे करता है। और हमने अभी तक उम्मीद मार्केट को ये भी है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर कुछ डिटेल्स आए, वो भी नहीं आया अभी तक। और वो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स जो हैं देखिए इम्पैक्ट करेगा हमारे एफएनओ के एक्सपायरी को, क्योंकि दिसंबर का एक्सपायरी थोड़ा सा लंबा होने वाला है। दिसंबर में एक्सपायरी का जो दिन है वो दिसंबर 30 तारीख का है, तो लगभग 35 दिन के आसपास का ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। दिसंबर में बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, तो वो भी देखने लायक है। ओके, तो ये एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो दिसंबर का जो सीरीज होगी। सर, एक और खबर जो हमने देखा वीकेंड के दौरान, फ्राइडे के शाम में ही खबर आ गई थी कि नए लेबर कोड से का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसे लागू कर दिया गया है। लेकिन इस लेबर कोड से किन कंपनियों पर सबसे ज़्यादा असर होगा और किन कंपनियों पर आज के सत्र में नज़र रखना चाहिए? देखिए 75 से ज़्यादा लेबर लॉस को उन्होंने कंसोलिडेट करके 4 कोड में किया है। और ये हम अगर देखें तो कई सालों के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जबकि प्रेसिडेंशियल अगर हम कह रहे हैं अप्रूवल बहुत पहले आ गया था। तो ये इसमें काफ़ी काम हुआ है बैक एंड में बिफोर ये इम्प्लीमेंट हुआ। सेंटर ने इम्प्लीमेंट किया है इसको। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं कि ये सारी चीज़ें अभी स्टेट गवर्नमेंट्स को भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि लेबर जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी थोड़ा बहुत इसमें करना पड़ेगा। बट एक तरह से ये बेस बन जाता है सारे देश के लिए, क्योंकि वो मॉडल कोड आ जाता है। इसके नीचे हम नहीं जा सकते। जैसे कि मिनिमम वेज हो गया, तो उसका एक मिनिमम वेज का एक बेस बन जाता है। कितने घंटे काम कर सकते हैं, वुमेन एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी सारे रेवोल्यूशनरी रेगुलेशंस आए हैं, जिसकी तरह उनको काफ़ी वो मिला है और उनको पैरिटी मिली है पे की तरह। बट इन सब का जो है अगर हम देखें तो 3 या 4 जगह पे इसका इम्पैक्ट आता है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आता है गिग वर्कर्स के लिए। ये वर्कर्स वो हैं जो कि आपके लिए डिलीवरी करते हैं, जैसे कि स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, या फिर ऊबर, रैपिडो। इन सब के लिए जो ड्राइवर्स हैं वो सारे गिग वर्कर्स के कैटेगरी में आते हैं। वहाँ पर ये उम्मीद है ये है कि 1 to 2% ऑफ रेवेन्यूज़ प्लेटफॉर्म कंपनीज के जो हैं वो इन गिग वर्कर्स पे इनको रखना इन्वेस्ट होगा, या फिर इनको स्पेंड करना पड़ेगा। और कैप है वहाँ पर 5% का। ये देखने लायक होगा कि ये जो 1 to 2% जो है कि एंटायरली पास ऑन होता है कस्टमर्स को कि नहीं। बट आज के डेट में अगर देखें कि अगर नहीं होता है तो इसका इम्पैक्ट एबिटा, एडजस्टेड एबिटा मार्जिन्स में होगा, और उसकी वजह से पैट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेवल पे भी होगा। तो वो एक नेगेटिव रहेगा प्लेटफॉर्म कंपनीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ें उम्मीद थी। और जब ये कंपनीज लिस्ट हो रही थी, जैसे जोमेटो या इटर्नल लिस्ट हो रहा था, स्विगी लिस्ट हो रहा था, तो इन सब लोगों ने अपने रिस्क फैक्टर्स में मेंशन किया कि अगर लेबर कोड आता है तो इसका इम्पैक्ट होगा। तो किस हद तक होगा अब हर कंपनी को वो बताना पड़ेगा, और ये आने वाले क्वार्टरली उसमें और हमको देखने को मिलेगा कि ये कितना वो पास ऑन कर सकते हैं कस्टमर्स को और कितना उनको अपने एंड में लेना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ है, जब डायग्नोस्टिक्स कंपनीज या हॉस्पिटल्स के लिए पॉजिटिव है। अब ये हो गया है कि कोई एम्प्लॉय जो 40 के ऊपर है उसका सालाना मेडिकल चेकअप होना चाहिए, और वो जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉयर को कराना ज़रूरी है। तो वो उसके चलते आप देखेंगे कि डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल कंपनी को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा उसमें। और ये जो चीज़ है वो टाइड अप होगा इंश्योरेंस के साथ। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अब वहाँ पर जो है उनकी इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ेंगी, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ी सी बढ़ सकती है आगे जाके। तो अभी जो है डायग्नोस्टिक और इंश्योरेंस अगर क्लब करके ये कंपनीज हो जाएंगी, तो उसका जो इम्पैक्ट है दोनों डायग्नोस्टिक्स को भी फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम बढ़ते हैं। तो ये दोनों के लिए एक
इम्पॉर्टेंट चीज़ है और पॉजिटिव है। तो डायग्नोस्टिक्स में आप देख लीजिए, डॉक्टर लैब्स हो गया, थायरोकेयर हो गया, आपका मेट्रोपोलिस हो गया, ये सारे और काफ़ी सारे रीजनल डायग्नोस्टिक्स भी हैं जो जिनके लिए फ़ायदा रहेगा। और अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज देखेंगे तो आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आपके स्टार हेल्थ हो गया, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हो गया, या पीयूसी में जनरल हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो हो गए, वो सारी चीज़ों इन लोगों को फ़ायदा होगा आगे जाके, क्योंकि प्रीमियम में थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा, बढ़ेगा प्रीमियम उनके लिए आगे जाके। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और ये आगे जाके इसको हर कंपनी के पास ऑलरेडी कुछ सर्विसेज हैं। ऐसी नहीं है कि कंपनी कोई सर्विसेज नहीं दे रही गिग्स वर्कर्स के लिए या बाकी एम्प्लॉयज़ के लिए, बट ये इसका इम्पैक्ट जो है थोड़ा सा मिनिमल लगेगा, क्योंकि काफ़ी लोगों ने प्रोएक्टिवली ये सर्विसेज या ये वेलफेयर स्कीम्स लगा के रखी हुई हैं। तो वो अगर हम उसको फैक्टर इन करें तो इम्पैक्ट ज़्यादा होने की उम्मीद नहीं है काफ़ी कंपनी उसमें। सजित सर, आपने पूरी डिटेल्स के साथ एक तो ग्लोबल क्यू समझाया ही आपने, और साथ ही साथ एफएनओ के हिसाब से किस तरह का बाजार दिख रहा है, और साथ ही लेबर कोड का आज इम्पैक्ट किन कंपनियों पर पड़ेगा ये भी आपने बता दिया। शुक्रिया आपका। चलिए बाजार को देखें तो बाजार हमने देखा था फ्राइडे के सत्र में करीब 125 अंकों की गिरावट वहां पर दिखी थी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता घरेलू बाजार के लिए वह रुपए का जो मेल्टडाउन चल रहा है वो है, और उससे अब प्रोस्पेक्ट ये हो रहा है कि जो दिसंबर में ब्याज दरों में जो कटौती की उम्मीद है आरबीआई से, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है और मार्केट में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रहा है। हमने देखा था कि स्मॉल कैप में गिरावट काफी ज्यादा थी, एनएसई के गिरने वाले शेयरों की संख्या 2208 थी, जबकि चढ़ने वाले 688, यानी जो सीमित है कुछ कंपनियां बाजार को, इंडेक्स को अब तक ड्राइव कर रही है, ये साफ नजर यहां पर आ रहा है। चलिए इसकी चर्चा आगे हम करेंगे हमारे अपने एक्सपर्ट से, लेकिन सबसे पहले आपके पास वो लिस्ट रख देते हैं खबर वाले शेयरों की, और बताने के लिए हमारे सहयोगी मिताली जैन मौजूद है। मिताली, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सी वो लिस्ट हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनको लेकर बड़ी खबरें हैं आज? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले जो नया लेबर कोड लागू हो गया है उसको मद्देनज़र रखते हुए देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इम्पैक्ट दिखने वाला है। तो इटर्नल और स्विगी के लिए बड़ी खबर है, यहाँ पे उनके लिए नेगेटिव देखने को मिल सकते हैं सेंटिमेंट। जो नया लेबर कोड लागू हुआ है उसके हिसाब से एग्रीगेटर्स को 1 से 2% अपने टर्नओवर का कंट्रीब्यूट करना होगा गिग वर्कर्स के लिए। इसका मैक्सिमम जो है वो 5% तक कैप किया गया है, लेकिन 1 से 2% तो मैंडेटरी है जो उन्हें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। साथ ही स्टार हेल्थ, एलआईसी, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के लिए पॉजिटिव खबर है लेबर कोड्स के कारण, क्योंकि अब सभी वर्कर्स को पीएफ, ईएसआईसी और इंश्योरेंस जैसे सोशल सिक्योरिटीज बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, थायरोकेयर को भी रखिए आज अपने रडार पर, क्योंकि नए लेबर कोड के अंतर्गत 40 से ज़्यादा की एज वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए एनुअल फ्री हेल्थ चेकअप अब मैंडेटरी हो गया है। टीसीएस की बात कर लेते हैं। टीसीएस के लिए खबर है नेगेटिव, क्योंकि यूएस कोर्ट ने टीसीएस पर $194 मिलियन का डैमेजेस अपहोल्ड किया है, और डीएक्सी ट्रेड सीक्रेट में के जो केस था उस केस में ये यहाँ पे लागू किया गया है। इंडिगो की बात करें तो कंपनी के लिए है पॉजिटिव खबर। कंपनी $820 मिलियन इन्वेस्ट करेगी एयरक्राफ्ट को खरीदने के लिए अपनी सब्सिडरी के थ्रू। नेटको फार्मा की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए नेगेटिव खबर है। यूएस एफडीए ने इनकी जो मनाली वाली यूनिट थी वहाँ पे फॉर्म में 483 ऑब्जर्वेशंस इशू किए हैं, लेकिन कंपनी का मानना है कि वो जल्द से जल्द इन्हें रिजॉल्व करते हुए नजर आएंगे। शिल्पा मेडिकेयर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए फिर से नेगेटिव खबर है। यूएस एफडीए ने जदचिलरा जो इनकी यूनिट है वहाँ पर करीबन 483 ऑब्जर्वेशंस किए हैं और 8 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस किए हैं। एचजी इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए है पॉजिटिव खबर। कल्पतरू के साथ जेवी किया है और 1415 करोड़ रुपए का एक ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट जीता है। और एचजी इंफ्रा की बात करें तो यहाँ पे इनका करीबन 40% का स्टेक है इसमें। एसकेएफ इंडिया को भी रखिए रडार पे। कंपनी का जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है उसका डीमर्जर हो गया है और शेयर होल्डर्स को 1:1 का नया रेशो मिला है। टाटा केमिकल्स की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव खबर है। बोर्ड ने 910 रुपये का केपेक्स 910 करोड़ रुपए का केपेक्स अप्रूव कर दिया है सोडा ऐश और प्रेसिपिटेटेड सिलिका एक्सपेंशन के लिए। अंबुजा और एसीसी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के लिए नेगेटिव खबर है। इनका जो सीएफओ है राकेश तिवारी, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और रोहित सोनी नए सीएफओ बनते हुए नजर आएंगे। कोटक बैंक ने के लिए भी यहाँ पे खबर है। बोर्ड ने फ्राइडे को 1:5 का स्टॉक स्प्लिट रेशो अनाउंस किया है। तो ये कुछ तमाम शेयर जो आपको आज रखने चाहिए अपने रडार पर। तो ये पूरी लिस्ट आपने रख दी, शुक्रिया मिताली।
और लेकिन इन स्टॉक्स में आपको क्या करना है, क्या असर होगा, कौन सी खबरें इन पे पॉजिटिव या नेगेटिव असर डाल सकती हैं, इसकी चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रेड में। और अब चलिए जो भी खबरों वाले शेयर हैं या फिर जो रिपोर्ट्स आई हैं उन पर एक एक करके चर्चा की शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ जुड़ गए हैं मेरे सेठ शेयर खान के सौमिल मेहता। सौमिल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। शेयरों पर चर्चा शुरू करने से पहले सौमिल जी एक बार बाजार पर अपना व्यू दे दीजिए कि आप कैसे देख रहे हैं इंडेक्स को और क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मुझे लगता है यहाँ से जो गिरावट हमने फ्राइडे के सेशन में देखी थोड़ी सी कंसर्निंग है, बट हाउएवर द ट्रेंड स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि जो हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन हमने बनाना शुरू किया, निफ्टी ने बनाना शुरू किया है ऑन द मंथली चार्ट्स, ऑन द वीकली चार्ट्स, ये डिटरमाइन करता है कि ट्रेंड अप ट्रेंड ही कंटिन्यू रहेगा। हाउएवर इन द वेरी शॉर्ट टर्म थोड़ा सा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा पॉज हमें देखने मिल सकता है। 20 डेली मूविंग एवरेज और 40 डेली मूविंग एवरेज, ये दो लेवल्स हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए और वो बहुत ही क्रूशियल रहेंगे इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म। 20 डेली मूविंग एवरेज है 25,840 पर। शॉर्ट टर्म का जो सपोर्ट रहेगा बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। दूसरा और एक जो सपोर्ट है जहां से हमने ये कपल ऑफ वीक्स के पहले ये पूरा ट्रेंड शुरू किया था इन द शॉर्ट टर्म, दैट वाज 25,744। ये दो लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं। दूसरा जो मीडियम टर्म के लेवल्स हैं फॉर सपोर्ट 25,600, ये 40 डेली मूविंग एवरेज है और ये बहुत ही क्रूशियल रहेगा इन द शॉर्ट टर्म, इन द मीडियम टर्म आउटलुक। ऊपर में जो टारगेट्स हैं हमने पहले भी बात की कि 26,700 के टारगेट्स हैं इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक और उसी को ही टारगेट करूंगा गोइंग फॉरवर्ड। नीचे में जो वेरी क्रूशियल सपोर्ट लाइक इन इंट्राडे या एक दो ट्रेडिंग सेशंस के लिए, दैट इज 25,970, ये लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं। बाय ऑन डिक्लाइंस की ही स्ट्रैटेजी रखनी है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो 10 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक सपोर्ट रहेगा विच इज अराउंड 58,680 और दूसरा सपोर्ट रहेगा 20 डेली मूविंग एवरेज पर 58,300। ये लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है और मुझे लगता है कि बाय ऑन डिक्लाइंस की ही स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी अभी भी आउट परफॉर्म करेगा क्योंकि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने अब पार्टिसिपेट करना शुरू किया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पार्टिसिपेशन टू कंटिन्यू। सो बाय ऑन डिक्लाइंस व्यू पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव है, बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रेटजी आपको बनानी है और निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म करता आगे भी नजर आएगा। सौमिल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप अपनी पिक भी बता दीजिए। जो मेरी पिक रहेगी वो पहली पिक रहेगी इंडिगो पर। इंडिगो में एक कंसोलिडेशन था, जो कंसोलिडेशन अभी भी चल रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर के तरफ टूटेगा। बहुत समय से ये कंसोलिडेशन चल रहा है एक ब्रॉड रेंज में। नीचे में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 5,750 का रहेगा और ऊपर में जो टारगेट्स रहेंगे वो पहला टारगेट होगा 5950 और दूसरा टारगेट रहेगा 6180। ये दो लेवल्स हमें ध्यान में रखने हैं। इंडिगो वुड बी माय प्रेफर्ड पिक। दूसरा एक स्टॉक है मारुति फ्रॉम द ऑटो पैक। बजाज ऑटो भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मारुति ने एक कंसोलिडेशन ऊपर के तरफ तोड़ा है, छोटा सा 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 15,860, टारगेट रहेगा 16,500। 3,500 के टारगेट के साथ मारुति और इंडिगो, यहाँ पर इंडिगो भी पसंद है। इंडिगो और मारुति दो आपकी टॉप पिक आज के लिए है और इंडिगो को लेकर तो दो खबरें भी थी। एक तो कंपनी ने 7,294 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने को मंजूरी दी है इंटरग्लोब एविएशन फाइनेंशियल सर्विसेज में, जिसके जरिए वो एयरक्राफ्ट एसेट्स को एक्वायर करेगी। और साथ ही दूसरी खबर कि दिसंबर से वो सेंसेक्स में भी शामिल होने वाली है। दोनों स्टॉक नज़र में रहेंगे। कुछ और सेक्टर है जो आज खास तौर से फोकस में रहेंगे, जिसमें कंस्ट्रक्शन हो, इंश्योरेंस हो और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स हो। खास करके जो नए लेबर कोड लागू
लागू हुए हैं उसका क्या असर होगा। एक सवाल आपसे सौमिल ये होगा, स्विगी, जोमेटो हो या अर्बन कंपनियां हो, जो नए लेबर कोड लागू हुए हैं, इससे कहा जा रहा है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए कंट्रीब्यूशन उनको बढ़ाना पड़ेगा, तो इनकी लागत बढ़ेगी। इनके लिए आज नेगेटिव क्या हो सकता है? इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, स्विगी, जोमेटो, अर्बन कंपनी जैसे स्टॉक्स में? स्विगी में व्यू नेगेटिव रहेगा। इस समय जो ट्रेंड चल रहा है, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, 20 40 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है कि इसे अवॉइड करना चाहिए। शॉर्ट कर सकते हैं, एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि नीचे में जो टारगेट्स बन रहे हैं अब इसके वो अराउंड 345 के आसपास के टारगेट्स बन रहे हैं। तो नीचे में फिर से रिविजिट करें, वहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे। लेकिन इस समय शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, या तो फिर एग्जिट का ही सजेशन रहेगा मेरा। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 200 डेली मूविंग एवरेज पे है, दैट इज 407। ये एक बहुत ही क्रूशियल रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि द ट्रेंड विल बी नेगेटिव फॉर द स्टॉक। अगर हम इटर्नल की बात करें, इटर्नल में भी वेरी सिमिलर स्टोरी। लास्ट वीक में ऐसा लगा था कि जो हाई टॉप हाई बॉटम बनना शुरू हुआ था वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन वो नीचे की तरफ टूटा है फ्राइडे के सेशन में, विच इज अ नेगेटिव साइन फॉर द स्टॉक। नीचे में अगेन मुझे लगता है कि 285 के लेवल्स रीटेस्ट होंगे, विच इज 200 डेली मूविंग एवरेज। तो दोनों में ही मेरा व्यू नेगेटिव रहेगा। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ये जो लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, स्विगी टनल पर तो ये व्यू हो गया सौमिल जी, लेकिन एक डिबेट हमेशा से रही है कि जिस तरह से रिसर्जेंस हुआ था ये इनकी फूड डिलीवरी या फिर क्विक कॉमर्स कारोबार का, तो चैलेंजेस बढ़ गए थे डीमार्ट के लिए, यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट के लिए, क्योंकि ब्लिंकिट हो गया, स्विगी इंस्टामार्ट हो गया, उन पर डिपेंडेंस लोगों की बढ़ रही थी। तो ज़रा बताएंगे कि अगर इन पर कॉस्ट बर्डन अगर बढ़ता है, क्या एक बेनिफिशियरी आज के सत्र में हो सकता है डीमार्ट? मुझे नहीं लगता है। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। यहाँ पर एक सपोर्ट है 3940। अगर इसके नीचे अगर ये और भी फिसलता है तो और भी शार्प सेल ऑफ देखने मिलेंगे टुवर्ड्स 3700। ओवरऑल अगर आप देखें वीकली, मंथली, डेली, हर एक टाइम फ्रेम पर लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, 20 40 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इनफैक्ट एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है जो नीचे की तरफ टूटा है, विच इज नॉट अ वेरी गुड साइन फॉर डीमार्ट। डीमार्ट में व्यू नेगेटिव रहेगा। मुझे लगता है ये स्टॉक नीचे में 3750 तक जा सकता है। सो स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी है। ऊपर में अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो अराउंड 200 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लगा सकते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, दैट इज 4230। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्ट्स को लेकर ये व्यू हो गया। इंटरग्लोब एविएशन का शेयर भी आज फोकस में रहेगा, और खबर ये आ रही है कि 22 दिसंबर से सेंसेक्स में शामिल हो जाएगी कंपनी। इस पर आप नजर रख के चलेगा, क्योंकि 3 सत्र से ये शेयर चल चुका है, और 3 सत्र में लगभग 100 रुपए के आसपास की तेजी इस शेयर में हो चुकी है। लेकिन एक और शेयर जहां पर हो सकता है कि आप गैप के साथ ओपनिंग होते हुए देखें, वो है एचजी इंफ्रा का। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल के साथ इनका जेवी है, और जेवी को मिला है महाराष्ट्र मेट्रो से 1415 करोड़ रुपए का ऑर्डर। एचजी इंफ्रा सौमिल जी, में भी हो सकता है, संभावना यह है कि गैप के साथ खुले। गैप के साथ खुलने के बाद भी क्या इसमें खरीदारी करने की सलाह देंगे? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी टाइम फ्रेम में ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, डेली, वीकली, मंथली, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है, एवरेजेस के नीचे चल रहा है। इस समय अगर हमें बाइंग करनी है, इसमें अगर एक ट्रेंड रिवर्सल हम देख रहे हैं तो यहाँ पर एटलीस्ट 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद एक बार रिविजिट करना चाहिए, विच इज 920। 920 के बाद ही इसे फिर से रिविजिट करना चाहिए। इस समय डाउन ट्रेंड चल रहा है और मुझे लगता है कि नीचे में 823 तक 20 तक ये जा सकता है। सो डेफिनेटली अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऊपर में अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर एक बार रिविजिट डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, एचजी इंफ्रा
को अवॉइड करने की सलाह है। महीने भर में करीब 5% के आसपास की गिरावट इस शेयर में हो गई है। लेकिन एक और शेयर है जो गिरावट का शिकार हुआ है पिछले महीने भर में और शेयर गिरा है करीब 10%। वो शेयर है टाटा केमिकल। लगातार वीक स्ट्रक्चर और हम गिरावट एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं। लेकिन एक खबर अच्छी आई है कि बोर्ड ने 910 करोड़ रुपए के कैपेक्स प्लान को मंजूरी दी है। क्या ये खबर सपोर्ट कर पाएगा? सोमिल जी, टाटा केमिकल्स, क्या राय होगी आपकी? स्ट्रक्चर तो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रहा है। एब्सोल्युटली स्ट्रक्चर बहुत ही वीक है। बहुत समय से 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इनफैक्ट अराउंड एंड ऑफ 2024 से ये 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। बीच में थोड़ा सा स्पाइक इसमें आया था और थोड़ा सा सस्टेन हुआ था, लेकिन फिर से गिरावट शुरू हो गई है। आई वुड स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक डेफिनेटली। नीचे में 770 पर बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट्स है। अगर वो टूटते हैं नीचे में तो मुझे लगता है कि 680 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो स्टे अवे। नीचे में मुझे लगता है कि ये 680 700 तक ये स्टॉक डेफिनेटली फिसल सकता है। से 680-700 रुपए तक गिरने की संभावना है टाटा केमिकल्स को लेकर है, तो अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए, इस बीच हमारे साथ कैटलिस्ट वेल्थ के प्रशांत सावंत भी जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत आपके पिक्स के साथ करेंगे। आज आपकी टॉपिक क्या है? जी वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो यहाँ पे मुझे टाटा कम्युनिकेशंस का पैटर्न अच्छा लग रहा है। थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है यहाँ एक ब्रेकआउट आ सकता है। एक नैरो रेंज में प्राइस काफी वक्त से ट्रेड कर रही है, जो प्राइस एक्सेप्टेंस दर्शा रहा है। तो 1920 के करंट प्राइस पे बाय करने की सलाह होगी। पोजिशनल अप्रोच होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 1895 1895। जो टारगेट में देख रहा हूँ वो होगा 1960 1965 1960 1965 तक। तो टाटा कम्युनिकेशन 1920 पे खरीदना है। करेंट भाव जो अभी दिख रहा था, क्लोजिंग भाव, इसे लगाना है 1895 का। 1960 का पहला टारगेट यहाँ पर दे रहे हैं प्रशांत जी टाटा कम्युनिकेशंस को लेकर। हम लेबर कोड की बात कर रहे थे, लेकिन एक खेमा है जहाँ पर आज काफ़ी मदद मिल सकती है, वो इंश्योरेंस को, क्योंकि सभी गिग प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को अब बीएफ का, ईएसआईसी और इंश्योरेंस का फ़ायदा देने की बात कही गई है। क्या नज़र रखनी चाहिए स्टार हेल्थ, आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसी कंपनियों पर? ये प्रशांत जी, एक राय आपकी चाहिए। क्या इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनियां आज यहाँ पर आज के सत्र में पॉजिटिव मूव दे सकती हैं क्या? जी, अगर हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का करंट पैटर्न देखें शुक्रवार की क्लोजिंग के हिसाब से, तो रेजिस्टेंस पे रिएक्शन आ रहा है। तो मैं कोई प्रीएम नहीं करूंगा। मैं अवॉइड करना चाहूंगा जब तक प्राइस में कंफर्मेशन ना आए। वो कंफर्मेशन आएगा अगर हम 2040-45 के जोन के ऊपर कम से कम एक दिन के लिए क्लोज हो। तो मेरे लिए ये वेट एंड वॉच रहेगा। ठीक है। आईसीआईसी लोम्बार्ड को लेकर ये व्यू। कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर भी फोकस में रहेगा, क्योंकि हालांकि खबर देखिए पहले आ गई थी कि 1:5 का स्टॉक स्प्लिट आने जा रहा है और बोर्ड ने उसको अप्रूवल दे भी दिया है। तो 21 रुपये वाला जो शेयर है, अब मान के चलिए कि 400-450 रुपये के आसपास के प्राइसेस आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। थोड़ा सा वीक रहा है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हमने प्रेशर देखा है कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 21 रुपये के नीचे। सोमिल जी, थोड़े वीकनेस तो है। बाकी अगर हम पेयर्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक भी कमजोर है, एक्सिस एचडीएफसी बैंक थोड़े से स्ट्रेंथ दिखाई दे रहे हैं। क्या थोड़ी चर्निंग करने की आप सलाह देंगे किसी के पास अगर पोजीशन है तो? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि जो बैंक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये फिर से एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ रुक करेगा, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक में ऑलरेडी एक गिरावट हमने देख चुके हैं और एसबीआई इज ऑलरेडी डूइंग रियली वेल। इसमें भी थोड़ी सी इन द शॉर्ट टर्म डेफिनेटली साइडवेज मूवमेंट देखी जा सकती है, लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक इसे हमें थोड़ा सा मीडियम टर्म के नजरिए से देखना चाहिए। अगर मीडियम टर्म में देखें तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे ही स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक वाज कंसोलिडेटिंग, आईसीआईसीआई बैंक में शार्प करेक्शंस देखे हैं, तो ये ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि ये सारे कंसोलिडेशंस ऊपर की तरफ टूटेंगे। लेकिन मैं अभी भी वेट कर रहा हूं। अगर मैं आईसीआईसीआई की बात करूं तो आईसीआईसीआई में अगर ऊपर में 1390 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, मुझे लगता है दैट विल बी अ ग्रेट टाइम टू गो अहेड एंड बाय द स्टॉक।
अगर हम कोटक बैंक की वेरी स्पेसिफिकली बात करते हैं, कोटक बैंक में कुछ समय से गिरावट ऑलरेडी शुरू हो गई है, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो इसका जो सपोर्ट है वो 2040 के आसपास है और मुझे लगता है कि यहीं पे ही थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर से ये ऊपर की तरफ कंसोलिडेशन टूटेगा। लेकिन इस समय वेट एंड वॉच की सिचुएशन है और जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट्स नहीं देते हैं, 20-40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं देते हैं, तब तक इसे थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखे, अपने वॉच लिस्ट में रखे, बिकॉज मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक्स अब यहां से आउट परफॉर्म करना शुरू करेंगे। ठीक है, ये राय होगी प्राइवेट बैंकों को लेकर। आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद जता रहे हैं सुमिल जी। चलिए अपने आज के फंडामेंटल एक्सपर्ट गुरांग शाह को भी जोड़ लेते हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट से। गुरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। गुरांग सर, एक बहुत ही दुखद घटना हुई दुबई के एयर शो में। HAL का एयरक्राफ्ट तेजस दुर्घटना का शिकार हुआ, पायलट की डेथ हुई, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी चर्चा हुई। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर थोड़ी वोलेटिलिटी आएगी, थोड़ा सेंटिमेंटल इंपैक्ट भी शेयर पर आएगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि थोड़ा वीकनेस का शिकार हो रहा है। कैसे देख रहे हैं आप HAL को, और जरा बताइए कि डिफेंस पैक को लेकर आपका व्यू क्या है, क्योंकि वैल्यूएशन की चिंता के बाद थोड़े थोड़े से करेक्शन ऊपरी स्तरों से हमने शेयरों में देखा है। क्या व्यू है आपका इस सेक्टर को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात। एक छोटा डिस्क्लोजर पहला देना अनिवार्य होगा कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत तथा मेरा कोई व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है उनका निवेश। देखिए, दुर्घटना किसी भी वक्त, किसी भी समय और कहीं भी हो सकती है अभिषेक भाई, इस पर अनुमान लगाना असंभव है। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो ये जो हुआ है दुबई में दुखद हादसा, उसको लेकर के ना तो किसी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार का अनुमान हमें लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है और तहकीकात शुरू है। कारण, और ये पहला नहीं, ये दूसरा था। 2024 में एक और तेजस राजस्थान राज्य में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन उस समय पर जो लड़ाकू विमान के पायलट थे उन्होंने अपने आप को इजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये जो दुर्घटना दुबई में हुई, वहां पर न तो सिर्फ लड़ाकू विमान ध्वस्त हो गया, लेकिन पायलट के भी सर्वोच्चम बलिदान उन्होंने दे दिया। तो एक प्रतिक्रिया होनी संभव है अभिषेक भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपका प्रश्न था कि रक्षा क्षेत्र पर हमारा क्या नजरिया है, बहुत ही सकारात्मक। देखिए, किसी एयर शो में दुर्घटना हो या कोई आक्रमण परिस्थिति में किसी प्रकार की दुर्घटना हो, इसे कोई रोक नहीं सकता है। हमें प्रश्न ये पूछना चाहिए कि ये दूसरी दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई क्यों, और उसकी तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन वगैरह निर्णायक तरीके से हो जाने के बाद कुछ स्पष्टीकरण आएगा, उसके बाद हम आत्मचिंतन करें तो अच्छा है। अनुमान लगाना मेरे ख्याल से इस प्रकार की परिस्थिति में अच्छा नहीं है, ना ही किसी प्रकार की राजनीति करना। तो रक्षा क्षेत्र आज भी अच्छा लगता है। और मैंने हमारे ही चैनल 18 न्यूज़ स्वदेश पर कई बार कहा है कि अगर आप आखिरकार रक्षा क्षेत्र को समझते हैं और अभ्यास करने के बाद निवेश करने का निर्णय लेते हैं, तो 3 से 5 साल का समय दीजिए, ताकि आपके निवेश के ऊपर आपको अच्छी पूंजी खड़ी होकर के मिले। और ये इसलिए क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, चाहे वो लड़ाकू विमान हो, लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो, मिसाइल्स हो, आर्मर्ड टैंक्स हो, या किसी भी प्रकार की प्रोडक्ट्स हो, जो हमारे रक्षा क्षेत्र के जो पांचों बल है उनको सहूलियत कराती है, तो ये कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग का एक प्रोडक्ट होता है, हाई टेक्नोलॉजी होता है अभिषेक भाई। तो यहाँ पर लंबी अवधि की समय सीमा रखना अनिवार्य है। ठीक है, लंबी अवधि की समय सीमा आप रखिए, और डिफेंस में पैसे बनते हैं, बन जाएंगे आगे भी। और अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे, निफ्टी डिफेंस की, तो 4 गुने से ज़्यादा का रिटर्न निफ्टी कितना चला है, 7-7.5% के आसपास रिटर्न पिछले 1 साल में दिए हैं निफ्टी ने। लेकिन निफ्टी का जो डिफेंस इंडेक्स है उसमें 30% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको मिले हैं। तो भरोसा बना के रखिए।
लेकिन ये जो नया लेबर कोड आया है और कहा यह जा रहा है कि गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर के इंटरेस्ट को लेकर सरकार ने काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से विचार किया है, लेकिन निश्चित तौर पर जो प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं, स्विगी, जोमेटो जैसी क्विक कॉमर्स वाली कंपनीज हैं, उन पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि 2% अपने टोटल टर्नओवर का इनके लिए, इनके वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो तमाम रिपोर्ट्स भी ऐसी आई हैं ब्रोकरेज हाउसेस की जो इस पर अपने कमेंट्स रख रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं और इसके अलावा भी कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो आज फोकस में रहेगी, ये जानने के लिए चलते अपनी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय के पास। तृप्ति, बताइए कौन कौन सी रिपोर्ट्स रहेंगी आज फोकस में? जी हाँ, शुरू करते हैं। एमके ने एसीसी पर यहाँ पर अपनी बिकवाली की राय दी है, लेकिन साथ ही लक्ष्य देखें तो 30% का डाउनसाइड इन्होंने कर दिया है। 2280 से घटाकर सीधा 1600 का लक्ष्य इन्होंने कंपनी के लिए दिया है। इनके अनुरूप अगर देखें तो मार्जिन ट्रेंड यहाँ पर कमज़ोर है, साथ ही कैपेक्स जो एक्सिक्यूशन था वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होता हुआ नजर आया। साथ ही मार्जिन पर दबाव के चलते 27 फाइनेंशियल ईयर 27 का जो एबिटा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें 12% का यहाँ पर डाउनसाइड इन्होंने कर दिया है। साथ ही FY25 से 28 के दौरान यानी कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए जो CAGR रखा है वो 7% का दिया है। बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, स्केलिंग और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के चलते ये ACC की तुलना में अब यहाँ पर एनालिस्ट अंबुजा सीमेंट को प्रेफरेंस देते हुए नजर आए। MK ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी अपनी राय दी है, क्योंकि नए लेबर कोड्स लागू हो चुके हैं, जिसके चलते इटर्नल पर यहाँ पर इन्होंने खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य देखें तो 415 का दिया है। स्विगी पर भी यहाँ पर एक्यूमुलेट की रेटिंग है, लक्ष्य इन्होंने 490 का दिया है। नए लेबर कोड में गिग वर्कर्स को अनिवार्य सोशल सिक्योरिटी यहाँ पर देने का शामिल है। साथ ही 1% आय के बराबर दोनों कंपनियां अपने वर्कर्स को इंश्योरेंस कवरेज देती है, जिससे कि जो नया अब लेबर कोड लागू होगा उससे ये बैलेंस कर पाएगी। साथ ही लागत बढ़ने पर देखा जा रहा है कि इसे कंपनियां अब ग्राहकों पर डालती हुई नजर आएगी और शायद थोड़ी सी फीस ये बढ़ा सकती है प्लेटफॉर्म्स की, लेकिन नियर टर्म में थोड़ा सा ग्रोथ पर इनको इम्पैक्ट दिख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव नजरिया है। बर्नस्टीन ने यहाँ पर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपनी राय दी है। दोनों ही प्लेटफॉर्म इटर्नल और स्विगी पर यहाँ पर आउट परफॉर्म की राय दी है। साथ ही ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं एबिडा 25 से 70 बिप्स तक इन्होंने घटा दिया है। क्विक कॉमर्स के मार्जिन पर देखें तो ज़्यादा इम्पैक्ट यहाँ पर इनको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अगर कंपनी इसे बैलेंस करेगी तो यहाँ पर फीस बढ़ाकर वो इसे बैलेंस करती हुई नज़र आएगी। मॉर्गन स्टैनली ने लेबर रिफॉर्म्स पर अपनी राय दी है। नए लेबर कोड का गिग वर्कर्स प्लेटफॉर्म पर सीधा इम्पैक्ट इन्हें दिख रहा है। साथ ही फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स जो कंपनियां हैं वो 1.5 से 2.5 रुपये पर ऑर्डर तक फीस बढ़ा सकती है नए लेबर कोड के नियम जो लागू है उससे बैलेंस करने के लिए। इटर्नल, स्विगी पर दोनों पर इन्हें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फाइनेंस पर इम्पैक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल पॉजिटिव नज़रिया मॉर्गन स्टैनली का दोनों ही प्लेटफॉर्म पर रहा है। जी शुक्रिया तृप्ति, ये पूरी डिटेल्स लाने के लिए कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट क्या कह रही हैं। लेकिन चलिए, दिसंबर में भी IPO की एक लंबी लिस्ट है और कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो दिसंबर के पहले 15 दिनों में बड़े IPOs आने वाले हैं, वो लिस्ट आपके सामने रख देता हूं। ICICI प्रूडेंशियल AMC का IPO आने वाला है। 10,000 करोड़ का ये इशू साइज है ICICI प्रू AMC का। इसके अलावा मीशो इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी IPO होगी, 6,000 करोड़ का IPO साइज है। इसके अलावा क्लीन मैक्स का 5,000 करोड़ का, फ्रैक्टल एनालिटिक्स का 5,000 करोड़ का, और मिल्की मिस्ट जो मिल्क प्रोडक्ट्स और फूड प्रोसेसिंग कंपनी है उनका 2,000 करोड़ का IPO है। तो कुछ बड़े IPO है जिन पर बाजार यहाँ पर नज़र रखेगा। लेकिन चलिए, एक सेक्टर और है जहां पर आज बाजार में ज़रूर नज़र रखनी चाहिए, वो फार्मा। 3 कंपनियां जहां पर US FDA के ऑब्जर्वेशंस मिले हैं, जिसपे ल्यूपिन है, शिल्पा मेडिकेयर है और साथ ही नैटको फार्मा। इन तीनों कंपनियों पे आज नज़र रहेगी। क्या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है? एक से गौरांग सर, आपकी राय चाहिए फार्मा पर, और इन खबरों को देखते हुए इन तीनों स्टॉक्स पर भी राय दीजिएगा। तो विश्वमोहन जी, देखिए, विदेश से, खास करके अमेरिका से जो राष्ट्रपति ट्रंप टिप्पणियां करते हैं उसका असर पड़ता है फार्मा क्षेत्र पर, लेकिन स्पष्टीकरण बाद में देते हैं। अब ये वास्तविकता ये भी है विश्वमोहन जी कि भारत, हमारा जो देश है, वो पूरे विश्व भर के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगा। आने वाले भविष्य में भी मेरे ख्याल से इस वास्तविकता को कोई नकार नहीं सकता है, क्योंकि जिस प्रकार की उत्पादन क्षमता, R&D और अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या कॉस्ट पे आप वो दवाइयां उत्पादन करते हैं।
तो ये सब की अगर आप तुलना करने जाए तो आने वाले कई सालों तक मुझे नहीं लग रहा है कि भारत की प्रतिस्पर्धा कोई कर सकता है, जहां तक ये पूरी क्षमता का प्रश्न उठता है। खबरों को लेकर के सकारात्मक नकारात्मक निर्भर करता है विश्व मोहन जी की किस प्रकार की खबर होती है, उसका असर हमें देखने मिलता है। लेकिन आपने कुछ नाम लिए, उसमें से एक नाम मुझे याद रह गया, वो है नाटको फार्मा। तो नाटको फार्मा पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। और सीडीएमओ जो एक स्पेस है फार्मा में, वो भी हमें काफी अच्छा लगता है। बाकी अन्य नाम जो खरीदारी की सूची में है वो है सिप्ला, सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा, ग्लेनमार्क, ऑरबिंदो फार्मा। इन सब दवाई बनाने वाली कंपनियों पर बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। आपको पसंद आ ही रहा है लंबी अवधि का ये नजरिया, ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म या टेक्निकल व्यू नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि खबरों की वजह से आज रिएक्ट करे, लेकिन लंबी अवधि के लिए आपको लग रहा है ग्लेनमार्क फार्मा, सिप्ला, जो भी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है फार्मा सेक्टर की, वो और नाटको भी आपको लंबी अवधि के लिए पसंद है। चलिए, लेकिन ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज भी है, क्योंकि रुपए में जो गिरावट चल रही है तो ऐसी कंपनीज को जो एक्सपोर्ट पर फोकस रखती है उनको फायदा होता है, क्योंकि उनकी कमाई डॉलर में होती है और डॉलर में मजबूती दिख रही है। और कौन कौन से उसके बेनिफिशियरीज है आज के बाजार में भी, क्या उस पर कुछ असर होगा, बात होगी ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। आप सभी का मार्केट लाइव में मैं हूं विश्व मोहन और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ अभिषेक सत्यव्रतम भी मौजूद है। चलिए, बाजार की चाल हम देखें तो जो क्यूज जो मिल रहे हैं वो घरेलू बाजार के लिए अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी में भी मजबूती है। एशिया के ज़्यादातर बाजार भी यहाँ पे अच्छे साउंड कर रहे हैं। बाजार के लिए एक चिंता है, सिर्फ रुपए की जो गिरावट है वो एक बड़ी चिंता है। प्री ओपनिंग के नंबर्स भी धीरे धीरे आने शुरू होंगे, फिर आपको वहाँ पर भी अपडेट बताएंगे। अभी शुरुआत में दिख रहे हैं कि हो सकता है कि बाजार की धीमी शुरुआत हो, किस तरह के क्लैरिटी आगे चलकर और अभी मिलेगी। लेकिन कुछ स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज की बात कर रहे थे, तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज में यहाँ पर जो पोर्ट वाली जो कंपनीज होती हैं, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ अगर बढ़ती हैं रुपए में गिरावट से, तो इन कंपनीज को भी फ़ायदा यहाँ पर होता है। एक सलाह अदानी पोर्ट को लेकर आपकी राय चाहिए सौमिल जी। क्या अदानी पोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, क्योंकि रुपया कमज़ोर हो रहा है, ऐसे में एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदे की खबर होती है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो पोर्ट कंपनियों को भी फ़ायदा होता है। आपकी सलाह अदानी पोर्ट पर? आई थिंक अदानी पोर्ट ऑलरेडी एक मीडियम टर्म अप ट्रेंड में है, एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। माय व्यू वुड बी पॉजिटिव। शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी गिरावट देखने मिली है, लेकिन यहाँ पर जो सपोर्ट है 1465 और 1450 के आसपास बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है, और मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक इसके नीचे जाएगा। कंसोलिडेट कर सकता है इस लेवल पर, लेकिन ओवरऑल व्यू पॉजिटिव रहेगा। नीचे में 1424 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के ऊपर में मेरा टारगेट 1520 1540 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है बिकॉज एवरेजेस थोड़े से नीचे और प्रीवियस स्विंग लो भी नीचे है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा। लेकिन ऊपर में जो टारगेट्स हैं 1520 1540 के पहले टारगेट्स होंगे, और उसके बाद ऊपर में 1600 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो 1600 तक की भी संभावनाएं आगे चलकर बन रही है। एक और स्टॉक जिसमें एमके की रिपोर्ट भी आई थी एसीसी को लेकर, जहां पर उन्होंने सेल की रेटिंग दी है और टारगेट भी घटा के 2280 से 1600 रुपये कर दिया है। और अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी को लेकर एक और खबर थी जहां पर उनके सीएफओ अब दूसरे यूनिट में अदानी ग्रुप में दूसरी जिम्मेदारी में चले गए हैं और नए सीएफओ आ रहे हैं। एसीसी और अंबुजा सीमेंट्स को लेकर आपकी राय गौरांग सर क्या है?
देखिए विश्वमोहन जी, किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई कंपनी नहीं चलती है। कंपनी चलती है पूरे गुट का योगदान के साथ और उनकी बुद्धिमत्ता और उनके अनुभव के साथ। आना जाना लिखा रहेगा, आने वाले भविष्य में भी किसी भी कंपनी में हो सकता है, ये सिर्फ एक या दो कंपनी तक सीमित नहीं रहता है। और मैं ये भी मानता हूं कि हमारे देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यानी अगर कोई एक व्यक्ति किसी कंपनी के पद को छोड़ करके चला जाता है, तो उसका पद संभालने के लिए और कार्यकाल संभालने के लिए कोई नया व्यक्ति बिल्कुल आ जाता है, अनुभवी, और कामकाज आगे चलता रहता है। एसीसी और अंबाजा पर दोनों ही कंपनियों पर बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है, और हमें ऐसा लगता है विश्वमोहन जी कि सीमेंट एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी चर्चा ज्यादा होती नहीं है। हमारा अनुमान ये भी है कि ये एक आउट परफॉर्मिंग क्षेत्र रह सकता है। जिस तरीके से हमारा अनुमान है, स्थानीय मार्केट में सीमेंट जो उत्पादन होता है उसकी खपत तीव्रता से ऊपर जाएगी। उसके कारण एक नहीं अनेक है। केंद्र में जो सरकार है वो निर्माण कार्य खड़ा करने का प्रयास, राज्य स्तर पर सरकार से निर्माण कार्य पर खर्च, रियल एस्टेट क्षेत्र में सुधार, निजी कंपनियां केपेक विस्तार, और ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण इलाकों से जो कच्चे मकान होते थे अब वहां पर भी आरसीसी यानी कि पक्के मकान बन रहे हैं। तो अंबुजा और एसीसी दोनों पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। ऑलराइट, तो अंबुजा और एसीसी दोनों पे ही खरीदारी की राय बरकरार। यहाँ पर गौरांग जी की राय आती हुई, पर गौरांग सर एक बार लगे हाथ अपना व्यू आईटी पे भी दे दीजिए। देखिए हमने कई बार नतीजों के बाद चर्चा की है, नतीजे जो हैं उम्मीद से थोड़े बेहतर इस बार ज़रूर देखने को मिले, बट आज जो है देखिए मोतीलाल ओसवाल की भी जो रिपोर्ट आई है, उन्होंने तमाम काउंटर्स को जो है अपग्रेड किया है, अपने लक्ष्य भी बढ़ाए हैं। उनका भी यही मानना है कि जो वर्स्ट है कहीं ना कहीं अब वो पीछे है, और एआई से रिलेटेड जितनी चिंताएं हैं उसका इम्पैक्ट होगा ज़रूर, पर कहीं ना कहीं कंपनीज अडेप्ट करती हुई नजर आएंगी। पर गौरांग सर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये जो रुपए की कमज़ोरी है, क्या नियर टर्म ट्रिगर साबित हो सकती है आईटी कंपनीज के लिए, और क्या एक सेंटिमेंटली पॉजिटिव खबर नियर टर्म ट्रिगर के चलते हम देख सकते हैं कि आईटी पे इसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट आए? सृष्टि, पहले तो आपको भी सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, रुपया जब कमजोर होता है तो दो क्षेत्र कमूमन हमेशा चर्चा में आ जाते हैं सृष्टि जी, वो है आईटी और फार्मा, क्योंकि ये ज्यादातर डॉलर की जो आय होती है उस पर उनको असर पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझना जरूरी है कि काफी सारी कंपनियां इन दो क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, आईटी और फार्मा, वो अपने डॉलर इनकम को हेज करके चलती है करेंसी वोलेटिलिटी को लेकर। तो असर पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत सीमित मात्रा में पड़ता है। जहां तक आपका प्रश्न है, तो सृष्टि आपको याद होगा 2 नवंबर 2025 की तारीख, जहां पर राष्ट्रपति ट्रंप ने 180 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाई थी। घोषणा होने के तुरंत ही और हमारे भारत देश पर तो 25% और उस पर और 25%, क्योंकि वो रशिया से हमारे जो संबंध है और जो आयात करते हैं हम कच्चे तेल का और नेचुरल गैस का, उसको लेकर के जैसी घोषणा हुई वैसे सभी लोगों ने आईटी क्षेत्रों पर एक मरणोपरांत लेख लिख दिया, और आपको ये हिदायत दी गई कि दूर रहिए। उस समय भी हमने हमारे चैनल 89 स्वदेश पर यह टिप्पणी करी थी कि देखिए, परिस्थितियां क्षेत्र के विपरीत है और उनके साथ नहीं चल रही है। आईटी क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसी परिस्थिति है जिससे उभरने का प्रयास नहीं होगा। उभरने का प्रयास होगा, उस प्रयास में शायद थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप अपनी लंबी अवधि की जो विचारधारा है, ये सब ट्रम्प के टैरिफ टैंट्रम को या फिर कोई टिप्पणियां होती है उसको लेकर के कोई बड़ा बदलाव मत कीजिए। और आज वास्तविकता ये है कि आपने क्षेत्र के आधार पर आईटी क्षेत्र के सूचकांक ने एक शानदार रुझान आते हुए देखा। आंकड़े बहुत ही सकारात्मक थे दूसरी तिमाही के, जहां पर, और दूसरी तिमाही के पहले भी सृष्टि जी काफी लोगों ने यह टिप्पणी करी थी कि आईटी क्षेत्र के परिणाम जो होंगे वो बहुत बुरे आएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एकमात्र कंपनी है विप्रो जिसके परिणाम थोड़े बहुत कमजोर आए। तो अब परिस्थिति सुधार होगी। अब एआई को लेकर के बातें कर रहे हैं, लेकिन देखिए, टेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो निरंतर बदलाव होते रहता है। ऐसा नहीं है कि भारत में स्थापित कंपनियां तैयार नहीं है इस बदलाव को लेकर। तो अपना निवेश बना करके रखे, परिस्थितियां सुधर रही है, और मेरे ख्याल से जल्द तारीख पे अगर दस्तावेज पर मोहर और हस्ताक्षर हो जाते हैं ट्रेड टैरिफ को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में, तो काफी हद तक जो मसला है वो सुलझ सकता है।
व्यू जो है फिलहाल आईटी काउंटर्स पे आता हुआ, इन पर नज़र ज़रूर रहेगी कि कहीं ना कहीं ऐसे वॉलेटाइल बाजार में आईटी अपने आप को होल्ड करने में सक्षम रहता है और कायम रहता है या नहीं, ये हम ज़रूर ट्रैक करेंगे। पर एक और काउंटर है प्रशांत, शैले इंजीनियरिंग, यहाँ पर आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि देखिए आज यूबीएस का जो नोट आया है उस पर उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज की शुरुआत की है और 4,000 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं शैले इंजीनियरिंग पे। देखिए ये जो पूरी GLP-1 यानी वेट लॉस ड्रग की अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा इस कंपनी को भी होगा, क्योंकि जिस इंजेक्शन या जिस पेन से आप ये दवा लेते हैं वो बनाती है ये कंपनी। प्री ओपन में कहीं ना कहीं 3% के अप मूव की तैयारी कर रहा है। पर प्रशांत, टेक्निकली कैसा दिख रहा है ये चार्ट्स और यहाँ पर आपके टारगेट्स कौन से समझ आ रहे हैं? तो यहाँ पे बहुत बेसिक रणनीति अगर हम देखें, एक कंसोलिडेशन जोन में ये चल रहा है और 20 डे एवरेज पे आया हुआ है प्राइस। तो मेरे हिसाब से ये अगर 2500 के ऊपर क्रॉस कर जाए, कम से कम एटलीस्ट वो एक दिन का क्लोज आ जाए अबाउट 2500, तब मैं यहाँ पोजीशन लेना चाहूंगा। जो भी प्राइस क्लोजिंग होगी वहां से 1% का स्टॉप लॉस रख के नेक्स्ट डे लॉन्ग रखूंगा और वहां से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली 2700 2750 तक के जोन्स आ सकते हैं, जो कि रेंज की ऊपरी लेवल है। ठीक है, ये व्यू आपके लिए। एक और सेगमेंट है जहां पर हम ऊपरी स्तरों से प्रेशर देख रहे हैं और वो है मेटल सेक्टर। मेटल पर आगे विस्तार से बातचीत करेंगे, लेकिन पहले जरा ये देख लेते हैं कि आज 9 के 9 रत्न कौन से हैं, यानी कि वो 9 शेयर जो आज खबरों के दम पर एक्शन जरूर दिखाएंगे। हमारे सहयोगी रविंदर जुड़ गए हैं नवरत्न शेयर्स के साथ। रविंदर बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे तो सबसे पहले आज यहाँ पर प्लेटफॉर्म कंपनीज फोकस में रह सकते हैं, जैसे कि इटर्नल और स्विगी। यहाँ पर जो न्यू लेबर कोड के हिसाब से एग्रीगेटर्स को अपने एनुअल टर्नओवर से जो है 1 से 2% का कंट्रीब्यूट करना होगा और ये अमाउंट जो है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को दिए जाने वाले टोटल पे आउट के 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसके चलते प्लेटफॉर्म कंपनीज जैसे कि इटर्नल और स्विगी आज के सेशन में फोकस में रह सकते हैं। इसी के साथ साथ इंश्योरेंस कंपनीज भी फोकस में रह सकते हैं, जैसे कि स्टार हेल्थ, LIC और ICICI लोम्बार्ड। यहाँ पर न्यू लेबर कोड के सोशल सिक्योरिटी कवरेज के अंडर जो है सभी वर्कर्स को जो है प्रोविडेंट फंड, ESIC, इंश्योरेंस और बाकी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे, जिसके चलते इंश्योरेंस स्टॉक्स भी आज फोकस में रह सकते हैं। डायग्नोस्टिक स्टॉक की बात करें तो ये भी न्यू लेबर कोड के चलते फोकस में रह सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर लाल पैथ, मेट्रोपोलिस थायरोकेयर है भी ये जो है फोकस में रह सकते हैं। यहाँ पर जो न्यू लेबर कोड के प्रिवेंटिव हेल्थ केयर रूल के अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयज़ जिसकी एज जो है 40 से ज़्यादा है उन सभी वर्कर्स को जो है कंपनी को एनुअल जो है फ्री हेल्थ चेकअप देना होगा, जिसके चलते डायग्नोस्टिक स्टॉक्स को जो है फ़ायदा हो सकता है। नेटको फार्मा की बात करें तो यहाँ पर US FDA ने कंपनी के जो मनाली चेन्नई प्लांट है उसमें जो है इंस्पेक्शन किया था और US FDA ने जो है फॉर्म 483 इशू किया है 7 ऑब्जर्वेशन के साथ। और एक फार्मा स्टॉक है शिल्पा मेडिकल, यहाँ पर भी जो है US FDA ने जो इंस्पेक्शन किया था कंपनी के प्लांट में और कंपनी को जो है फॉर्म 483 जो है इशू किया है 8 ऑब्जर्वेशन के साथ। अब बात करें कुछ टाटा ग्रुप स्टॉक्स की तो यहाँ पर जो है टाटा केमिकल आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर टाटा केमिकल के बोर्ड ने जो है 910 करोड़ का कैपेक्स के लिए जो है अप्रूवल दे दिया, जिसके तहत कंपनी जो है 135 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली मीठापुर प्लांट में और 775 करोड़ का जो है इन्वेस्ट करने वाली कडलोर प्लांट में। टाटा पावर भी आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर टाटा पावर ने ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के साथ जो एक कमर्शियल एग्रीमेंट साइन किया है, जिनके थ्रू भूटान के 1125 मेगावाट दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है जॉइंटली डेवलप किया जाएगा। और प्रोजेक्ट जो है एक SVP है जिसके थ्रू एग्जीक्यूट होगा, जिसमें DGPC का जो है 60% का स्टेक है, वहीं टाटा पावर का जो है इसमें 40% का स्टेक, और जो टोटल कैपेक्स होगा इस प्रोजेक्ट के लिए वो 13,100 करोड़ का होगा। TCS की बात करें तो यहाँ पर TCS भी आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर US कोर्ट ने जो है TCS के अगेंस्ट $194 मिलियन का डैमेज को अपहोल्ड किया है DXC ट्रेड सीक्रेट केस में। आखिर में बात करेंगे IKS आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर नोमिरा ने जो है इनिशिएट किया कवरेज IKS पर बाय रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस जो है 2000 का रखा है। यहाँ पर उनका कहना है कि कंपनी US हेल्थ केयर प्रोवाइडर सेगमेंट पर एक एट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी ऑफर करती है और नोमिरा का कहना है कि जो FY 25 से 28 का जो के लिए जो EPS का CAGR है वो 32% EPS CAGR से ग्रो हो सकता है, वह जबकि जो रेवेन्यू है वो 16% CAGR से ग्रो हो सकती है, जिसके चलते IKS भी जो आज फोकस में रह सकता है। यहाँ पर प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है करीब 2.5% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया। तो ये 9 शेयर आप अपने रडार पर रख के चलिए, लेकिन निश्चित तौर पर स्विगी जोमेटो का नाम पहले लिया रविंदर ने और हम देख रहे हैं कि प्री ओपन में
आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इटर्नल में करीब करीब 1.5% पौने 2% के आसपास की कमजोरी हम देख रहे हैं। स्विगी का शेयर भी दबाव के साथ कारोबार कर रहा है। गौरांग सर, जब भी बात होती है सामाजिक कल्याण की या फिर सोशल सिक्योरिटी पर सरकार की तरफ से पैसे खर्च होने की, बाजार थोड़ा सा निश्चित तौर पर निराश होता तो है। आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लेबर कोड्स मुझे तो बेहद शानदार लगे। मतलब 40 करोड़ ऐसे वर्कर हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और उनकी बात हो रही है, उनके हक की बात हो रही है। अब ये थोड़ी बहुत निराशा आ रही है शेयरों में। हो सकता है कि कंपनीज कोई तरीका ढूंढ ही लेंगी। वैसे भी टोटल पे आउट की 5% पर इसको कैप किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं और क्या लॉन्ग टर्म में कोई इंपैक्ट आप देख रहे हैं शेयरों पर? देखिए, मेरे ख्याल से अभिषेक भाई, जो कर्मचारियों के आधार पर उनके काम पर आपकी कंपनी चल रही है, अगर आप उनके भविष्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन कर्मचारियों का क्या होगा? और जिस प्रकार से ये उपनाम दिया है गिग वर्कर्स, मेरे ख्याल से ये उपनाम सही नहीं है। बहुत सारे जो छोटे वर्ग के कर्मचारी होते हैं, जिनको पास ज्यादा शिक्षा नहीं होती है, अनुभव नहीं होता है, वो इस क्विक कॉमर्स या फिर डिलीवरी रिलेटेड प्लेटफॉर्म कंपनियों के तरफ आकर्षित होते हैं और उनको रोजगार मिलता है। अगर आप उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? और सरकार मेरे ख्याल से बहुत पर्याप्त कदम उठा रही है और मैं तो इस परिवर्तन के साथ हूं। और ठीक है, थोड़ा बहुत हर्जाना कंपनियों को, और हर एक कंपनियां यही चाहती है कि अपना खर्च कम हुए ताकि उनका मुनाफा बढ़े, अभिषेक भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कर्मचारियों का भी ध्यान रखना मेरे ख्याल से कर्तव्य बनता है कंपनियों का और मैनेजमेंट का, और ये सही है। और कंपनियां अगर ऐसा नहीं करती, सरकार इस प्रकार से नीतियां बना करके कंपनियों को शायद लाइन पे ला करके खड़ा करेगी। आपने जो दो नाम लिए स्विगी और जोमेटो, क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा गला खराब है अभिषेक भाई। तो जोमेटो यानी कि इटर्नल अभी जो नाम है, उस पर बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। ठीक है, थोड़ा बहुत हर्जाना उपभोक्ताओं को भी भरना पड़ेगा। अब वो निर्भर होगा कि कितनी मात्रा में वो बढ़ाते हैं किसी प्रकार के फीस जो वो चार्ज करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। कंपनी को सोचना पड़ेगा, आखिर उनके ही कर्मचारी हैं, भले ही वो थर्ड पार्टी से उनको हायर करते हैं, लेकिन काम तो उन्हीं के लिए कर रहे हैं। और हार्श वेदर कंडीशंस में, ट्रैफिक में कैसे जूझते हुए काम करते हैं, तो उनके अगर हित की बात हो रही है, मे बी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत आपको ऊपरी तरह से प्रेशर है। अदरवाइज ये कदम तो निश्चित तौर पर अच्छा है। बाजार की शुरुआत अच्छी होने जा रही है और आप देखिए निफ्टी जो सेटल हुआ है 55 अंक ऊपर। गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा है उससे थोड़ा सा कम है, लेकिन पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद है। चलिए, ओपनिंग बेल बजने वाली है, चलते हैं बाजार की शुरुआत की तरफ। और शुरुआत हुई है निफ्टी 50 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 150 अंक ऊपर के लेवल्स आए हैं। 2.5% के गेंस हम निफ्टी बैंक में देख रहे हैं। लगातार 4 हफ्ते की निफ्टी बैंक की तेजी हो चुकी है। क्या 5वें हफ्ते में भी हम तेजी देखेंगे? शुरुआत तो आज अच्छी होती हुई दिख रही है, लेकिन आज के सत्र में जो सबसे बड़ा जो गेनर है निफ्टी में, वो है आईटी स्टॉक्स। आप देखेंगे इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये तीनों के तीनों बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। इन्फोसिस का बायबैक खुला है 26 तारीख, 24, 25, 26 यानी कि बुधवार तक आप बायबैक में अपने शेयर टेंडर कर पाएंगे। आगे एक व्यू भी लेंगे गौरांग सर से। हालांकि गौरांग सर हिस्टोरिकली हमने देखा कि थोड़ा बायबैक के खिलाफ रहते हैं, लेकिन इस पर बातचीत करेंगे आगे। इन्फोसिस करीब 2% ऊपर है। विप्रो की बात करें 1.5% की तेजी है। इंटरग्लोब एविएशन को लेकर एक अच्छी खबर आई कि ये अब सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स का भी पार्ट हो जाएगा। तो आज फिर से हम बाइंग देख रहे हैं, क्योंकि होता क्या है कि जब इंडेक्स में कोई शेयर आता है तो फिर फंड फ्लोज उस हिसाब से काम करते हैं। इंडेक्स के हिसाब से पैसे आते हैं, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं इन स्टॉक्स को। इसके अलावा हिंडाल्को में हमने पिटाई देखी थी पिछले हफ्ते, लेकिन आज ये रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। नोबेलिस को लेकर एक नेगेटिव खबर आई थी, उनके प्लांट में आग की खबर। आज करीब 0.5% ऊपर ही आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और एक और शेयर है जो बाजार को सपोर्ट कर रहा है, वो है एचडीएफसी बैंक का। 0.5% ऊपर एचडीएफसी बैंक की शुरुआत हुई है। लेकिन कमजोरी कहां पर है? कमजोरी आप देखेंगे इटर्नल कमजोर है 1.5%। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बीएल में करीब 1.25% के आसपास की कमजोरी है। एमएनएम के शेयर में हम तेजी देख रहे थे शुक्रवार के सत्र में, एमएनएम में 1% के आसपास की गिरावट है। इसके अलावा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल भी करीब 1% कमजोर है। ये कुछ शेयर है जहां पर 1% के आसपास की कमजोरी हम आज के सत्र में देख रहे हैं। तो आईटी स्टॉक्स निश्चित तौर पर बाजार को आज सपोर्ट करने काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो दुर्घटना हुई थी दुबई के एयर शो में तेजस एयरक्राफ्ट की, तो जैसी आशंका थी कि एचएल के शेयर पर एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट आएगा, और इंपैक्ट हमें दिख रहा है। करीब 3% नीचे आपको एचएल का शेयर दिखाई देगा।
और इसके अलावा सीजी पावर, डिलीवरी, कुछ और शेयर हैं जहां पर हम 1% से ज़्यादा की गिरावट पर कारोबार होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी के जो गेंस हैं अब रह गए हैं 25 अंकों के आसपास के। निफ्टी बैंक भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा नरम हुआ है, 100 अंकों की बढ़त पर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन निफ्टी बैंक में अगर आप देख रहे हैं तो जो मेजर जो सपोर्ट है वो एचडीएफसी बैंक से ही है। बाकी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक हरे निशान में हल्की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। एसबीआई है 975 रुपए के आसपास सपाट। लेकिन अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आज क्लियरली आईटी स्टॉक्स आर विनर। आईटी इंडेक्स करीब 1% ऊपर है और उसके अलावा निफ्टी फाइनेंस में 0.25% के गेंस हैं। तो अगर हरे निशान में निफ्टी है तो आज पूरा का पूरा हम देख रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन वो है आईटी स्टॉक्स का ही। इंडिया विक्स हमने देखा था 11-12% का उछाल आया था शुक्रवार के सत्र में, थोड़ी सी नरमी आई है, 5% के आसपास की गिरावट है, 13 के नीचे आ गया है इंडिया विक्स, 13.5 से गिर के, ये आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जहां से प्रेशर और बन रहा है रियल एस्टेट स्टॉक्स कमजोर हैं, पावर में कमजोरी है, सरकारी कंपनीज के शेयर थोड़ी सी आज कमजोरी दिखा रहे हैं और फार्मा शेयरों में भी और ऑटो शेयरों में भी 0.25% की गिरावट पर ही आप कारोबार होते हुए दिखाई देखेंगे। बड़े मूवर्स आज के सत्र में कौन हैं, जरा उन पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो NSE 500 में गिरने वाला शेयर है वो है HAL का ही। उसके अलावा DCM श्रीराम है, लेमन ट्री है, जहां पर हम 2% से ज्यादा की गिरावट देख रहे हैं। और डिफेंस में HAL के अलावा भारत डायनेमिक्स, मझगांव डॉक के शेयर भी आज आपको कमजोर दिखाई देंगे। गार्डन रीच के शेयर में भी है नरमी, तो डिफेंस पैक आज आपको नरम दिखाई देगा। मजबूती का है टीमलीज, करीब 9% ऊपर ये शेयर आपको दिखाई देगा। एप्पल का इंडिया में रीसेलर रेडिंगटन करीब 4% ऊपर, अच्छी स्ट्रेंथ हमने देखी है शेयर में। इसके अलावा NBCC का ऑर्डर की खबर आई थी, 2.5% ऊपर आपको ये शेयर दिखाई देगा। इसके अलावा IFB इंडस्ट्रीज हो गया, एस्टर DM, बर्जर, कुछ और शेयर हैं जहां पर 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। लेकिन स्विगी और इटर्नल जो इनको 2% सोशल वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने सालाना टर्नओवर का, तो लगभग आज हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों शेयर 2% की गिरावट के साथ ही कारोबार करते हुए दिखाई दे। ज्यादा कोई असर तो नहीं है, लोअर लेवल से थोड़ा सा ऊपर भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे कमजोर अगर हम शेयर की बात करें निफ्टी पर तो इटर्नल ही है, जो गिरावट है वो है 1.3% की। स्विगी है 0.25% नीचे, लेकिन आईटी में स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, 2.25% ऊपर इंफोसिस का शेयर। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि ओपनिंग ट्रेड में आपके लिए कहां पर बनेंगे कमाई के शानदार मौके। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करेंगे ओपनिंग ट्रेड्स की। बताइए, बाजार तो ठीक ठाक शुरुआत हुई है, आज के लिए ओपनिंग ट्रेड्स क्या हैं आपकी तरफ से? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं मोमेंटम के साथ रहना चाहूंगा। आइशर मोटर्स में अगर हम देखें, एक बहुत दिनों के नैरो रेंज कंसोलिडेशन के बाद एक हाई कन्विक्शन वॉल्यूम लेड ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये करीबन 7,200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है 7,100 7,120 के बीच स्टॉप लॉस रख के एक पोजिशनल अप्रोच रखना चाहिए, करीबन 7,400 7,450 के लेवल्स के लिए। 7,400 7,450 के लेवल के लिए आयशर मोटर खरीदने की सलाह है। 7,120 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। स्वामी जी, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स। जैसे हमने पहले बात की कि बैंक्स, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक सपोर्ट लेके फिर से एक ऊपर की तरफ रुक करेगा। तो यूनियन बैंक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, HDFC बैंक अच्छा लग रहा है। सो आई टेक यूनियन बैंक एक स्टार्टिंग ट्रेड के लिए। यूनियन बैंक में 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर फिर से एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखा गया है। इनफैक्ट इवन बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे जो PSU बैंक है उसमें भी अच्छी पॉजिटिव मूवमेंट है। यूनियन बैंक में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 148 के आसपास, और ऊपर में मेरे जो टारगेट्स है वो 160 के बैठेंगे। यूनियन बैंक और HDFC बैंक पसंद है, लेकिन ओपनिंग ट्रेड्स के लिए यूनियन बैंक में खरीदारी की राय है। 160 का टारगेट, 148 का यहां पर स्टॉप लॉस लगाना है। गौरांग सर, फंडामेंटली कुछ आपकी टॉपिक, आपके कुछ पसंदीदा स्टॉक्स आज? तो विश्वमोहन जी, लंबी अवधि के लिए अभी हम बात कर रहे थे रक्षा क्षेत्र की अभिषेक के भाई के साथ, और आज थोड़ी बहुत गिरावट हम देख रहे हैं। मैं इसी क्षेत्र को पसंद करना चाहूंगा और उसके कारण तो मैंने बता दिए हैं। तो सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, यहाँ पर हमने काफी लंबे समय से निवेश की राय दी थी और हाल ही में हमने जो हमारे लक्ष्यांक है उसको ऊपर की तरफ साधे हैं, ये अनुमान लगाते हुए कि आने वाले भविष्य में जो ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूशन होगा उसके चलते यहाँ पर लाभ होगा। एक साधारण सी गिरावट आज दिख रही है, गिरावट का लाभ उठा करके लंबी अवधि के लिए निवेश की राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में।
और अगर आपको, और दूसरा क्षेत्र जो मुझे हमें अच्छा लगता है वो वित्तीय क्षेत्र, पूरा बीएफएसआई सेगमेंट जहां पर सरकारी बैंक, निजी क्षेत्र की बैंक और मजबूत एनबीएफसीज। तो निजी क्षेत्र की बैंक की श्रेणी में एक छोटी मझौली बैंक है जिसने अपने जीवन का नया सर्वोच्च स्तर छुआ था पिछले हफ्ते, वो है फेडरल बैंक। यहाँ पर भी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय। फेडरल बैंक और साथ ही बीईएल आपकी तरफ से दो यहाँ पे टॉपिक आ गई है जो फंडामेंटल आधार पे इन्होंने दिया है। ये याद रखिएगा, ये टेक्निकल बेस पे नहीं है और सिर्फ आज के लिए नहीं है, लंबी अवधि के लिए है। लेकिन गिरावट पे आपके लिए बीईएल में खरीदारी का मौका है, ये कहना है। और जो एचएएल में गिरावट आई है वो गिरावट से हो सकता है कि चिंता यहाँ पर भी थोड़ी बनी हो, क्योंकि एचएएल आज खबर की वजह से रिएक्ट कर रहा है, 3% से ज़्यादा कमज़ोर है। जैसा हम आपको शो की शुरुआत में बता भी रहे थे कि दुबई एयर शो के दौरान जो तेजस क्रैश हुआ था उसका इम्पैक्ट हुआ है। हालांकि अभी भी कोई पता नहीं लगा है कि किस वजह से हुई है, कि किस गड़बड़ी की वजह से वो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। एचएएल को लेकर एक टेक्निकल नज़रिया समझ लेते हैं। प्रशांत जी, आप बताइए एचएएल पर आपकी राय क्या है? जी, अगर हम करंट प्राइस एक्शन देखें तो क्लियरली एक जो सपोर्ट रेंज है करीबन 4,400 की, वहां से उसी पे आज ऑलमोस्ट एक सपोर्ट करंटली लिया हुआ है। बट मैं कोई भी जल्दबाजी से निर्णय लेना नहीं चाहूंगा, मैं कंफर्टेबली वेट करूंगा। कम से कम 1-2 दिनों के लिए अगर प्राइस एक्सेप्टेंस नजर आए तो मैं डेफिनेटली कोई एक्शन लूंगा। फिलहाल इतना डेफिनेटली कर सकते हैं कि अगर किसी के पास पोजीशन हो तो आपका एक पोर्टफोलियो बेस्ड जो स्टॉप लॉस होता है उसको आप करीबन 4,300 4,330 इस जोन में कंफर्टेबली रख सकते हो और पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग सेलिंग कोई भी सलाह नहीं होगी। ऑलराइट, तो चलिए एचएएल यहाँ पर आपके लिए फंडामेंटल और एज वेल एज टेक्निकल व्यू। बट देखिए जी हाँ, आज आईटी काउंटर में ही सबसे ज़्यादा जोश देखने को मिल रहा है। तमाम काउंटर्स में आप देखिए ज़बरदस्त एक्शन है, चाहे वो दिग्गज इन्फोसिस हो, टेक एम हो, एचसीएल टेक, विप्रो, ये तमाम काउंटर्स हैं जो कि निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल हैं। ये 4 टॉप गेनर्स तो जी हाँ आपके सामने हैं। इसके अलावा आयशा मोटर्स हमारे एक्सपर्ट को भी पसंद आ रहा है। इंटरग्लोब एविएशन फिलहाल आज 1% ऊपर है और टीसीएस नेगेटिव खबर होने के बावजूद, अब देखिए मोतीलाल ओसवाल की जिस रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता रहे थे और रुपए का भी एक मूवमेंट जो है सपोर्टिव है, टीसीएस लगभग आधे % से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल होल्ड करता हुआ। अब इसी के साथ साथ जैसा गौरांग सर हाईलाइट किए थे, कुछ एक फार्मा काउंटर्स पर भी आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि जब रुपया कमज़ोर होता है तो आईटी और फार्मा जो है फिर से लाइमलाइट में आ जाता है। फार्मा स्पेस में भी कुछ एक काउंटर्स हैं जो कि धीरे धीरे करके अपने अपमूव बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज भी आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में फिलहाल शामिल होता हुआ दिख रहा है। बट ब्रॉडर मार्केट पे एक बार नज़र डालते हैं और यहाँ पर एनबीसीसी जो है ये काउंटर 4% की तेज़ी दिखा रहा है। तमाम इनको नए ऑर्डर विंस की खबर आई है। एक बार सौमिन आपसे चार्ट चेक लेना चाहेंगे। एनबीसीसी वॉलेटाइल काउंटर है, खबरों के दम पर काफ़ी फोकस में रहता है, बड़ा 4% की तेज़ी क्या मायने रखती है? एनबीसीसी बहुत समय से एक रेंज में है। द रेंज इज बिटवीन 108 और ऊपर में 120। अब ये जो पूरी रेंज है मुझे लगता है ऊपर की तरफ टूटेगी। व्यू पॉजिटिव है डेफिनेटली। हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। आज के सेशन में 40 और 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिला है। मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहेगा। एक ब्रेकआउट लेवल है 120 का, मुझे लगता है अगर 120 तोड़ता है तो मीडियम टर्म आउटलुक बहुत ही अच्छी रैली देखने मिलेगी टिल 130 135 तक। सो एक पोजिशनल व्यू लेकर एक पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में मैं डेफिनेटली सजेस्ट नहीं करूंगा। नीचे में जो स्टॉप लॉस रखना है 40 डेली मूविंग एवरेज का, वो अराउंड 112 पे रखना है। 112 पर एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के आप एक पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में ट्रेड में सजेस्ट नहीं करूंगा। नहीं करेंगे। एनबीसीसी एक रेंज बाउंड है काउंटर, इसको ध्यान में ज़रूर रखते हैं। बट इसके अलावा आईटीआई, क्वेस्कॉप, ये कुछ और काउंटर्स हैं ब्रॉडर मार्केट स्पेस पे जिनकी आमतौर पे हम चर्चा नहीं करते हैं। बट आज ऐसे बाजार में भी, क्योंकि कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़े रेंज बाउंड ज़रूर हैं, अपने आप को होल्ड कर रहे हैं और धीरे धीरे करके मजबूत भी हो रहे हैं। एक बार प्रशांत, आपकी राय आईटीआई और क्वेस्कॉप में, क्या इन दोनों में से कोई एक काउंटर फिलहाल पसंद आ रहा है? तो यहाँ अगर हम क्वेस्ट को हम देखें, यहाँ क्लियरली सीरीज ऑफ लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे हैं।
तो फर्स्ट पुल बैक को मैं ट्रस्ट नहीं करना चाहूंगा और मेरे हिसाब से अवॉइड में कैटेगराइज होगा। अगर यहाँ पे कोई डिसीजन लेना हो तो मेरे हिसाब से कम इसको 230 के ऊपर क्लोज होने दीजिए। उसके बाद जहाँ पे ऑलमोस्ट 20 डे एवरेज प्लेस्ड है, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। फिलहाल मेरे लिए टोटली अवॉइड होगा। ठीक है, क्विज को आपको अवॉइड करने की सलाह है। आज हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद मेटल शेयर में थोड़ी रिकवरी आ रही है। हिंडाल्को का शेयर करीब 0.5% ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि जो गिरावट थी मेटल इंडेक्स में वो काफ़ी स्टीप थी लास्ट वीक। गौरांग सर, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए अच्छे रिटर्न्स दिए सितंबर में और उसके बाद अक्टूबर में, नवंबर थोड़ा सा विपरीत जा रहा है। और एक चिंता ये भी है कि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, 100 के ऊपर का डॉलर इंडेक्स है और ये निश्चित तौर पर थोड़ा परेशान किया है इसने मेटल कंपनीज के निवेशकों को। आप कैसे देख रहे हैं जो हाल फिलहाल जो गिरावट आई है मेटल स्टॉक्स में, क्या वो अपॉर्चुनिटी है? और मेटल पैक में आपको कौन से शेयर सबसे अच्छे लग रहे हैं इस वक्त? देखिए, धातु क्षेत्र पूर्ण तरीके से निर्भर होते हैं कुछ हद तक अभिषेक भाई, जो खबरें अमेरिका चाइना से आती है और विश्व भर में जिस तरीके से खपत की मांग होती है। फेरस नॉन फेरस दोनों ही धातु क्षेत्र में पसंद आता है और पसंदीदा बुनियादी दर के आधार पर राय निवेश के लिए टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को और एनएमडीसी, ये कुछ कंपनियां हैं जहां पर निवेश की राय है। और एक बात ये भी कहना चाहूंगा 18 स्वदेश के दर्शकों के, अगर आप आखिरकार मन बनाते हैं निवेश करने के लिए धातु क्षेत्र में, तो आपकी समय सीमा 2-2.5 साल हो तो ज्यादा पर्याप्त होगी। ठीक है, 2 से 2.5 साल की समय सीमा आपको लेकर चलनी पड़ेगी। मेटल में थोड़े सिक्लिकल होते हैं, समय थोड़ा सा आपको ज्यादा देना पड़ेगा। गौरांग भाई, आपसे अलविदा लें। उसके पहले जरा एक बार बताइए कि इन्फोसिस में क्या बायबैक में शेयर टेंडर करने हैं? क्योंकि प्रीमियम अच्छा खासा है तो थोड़ा लालच आता है। क्या राय होगी आपकी? ये लालच ही तो हर चीज की बला होती है स्टॉक मार्केट में अभिषेक भाई। मुनाफे वाले सौदे भी नुकसान वाले हो जाते हैं लालच में। 5वीं बायबैक है मेरे ख्याल से ये। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आपने बुनियादी तर्क के आधार पर किसी कंपनी में निवेश किया है तो बायबैक में शेयर देने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात अलग है कि आपने छोटी मध्यम अवधि में बायबैक को लेकर के कुछ रुपए कमा लूं, इस सोच से अगर आपने खरीदारी की है तो आप अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कीजिए। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छी सक्षम कंपनियों में आपको बायबैक को ध्यान में रखते हुए शेयर कंपनी को वापस देने चाहिए, और वो भी प्रोपोर्शनेट मात्रा में होता है अभिषेक भाई, कि कितने मूल्यांकन की बायबैक है और कितने लोगों ने शेयर बायबैक के लिए मुहैया कराया कंपनी। ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि अगर आपने कंपनी की स्ट्रेंथ को देखकर पैसे लगाए हैं, अगर बायबैक के अराउंड आपने स्ट्रेटजी बनाई है तब तो ठीक है, एक अलग मसला है। लेकिन अगर आपने कंपनी की स्ट्रेंथ देखी है तो फिर आपको बायबैक में शेयर अपने टेंडर करने नहीं चाहिए स्ट्रॉन्ग कंपनीज में। इन्फोसिस को लेकर भी ये व्यू लागू होता है। गौरांग भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपने व्यूज़ हमारे सामने रखने के लिए। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, देश के जाने माने टेक्निकल डेरिवेटिव एक्सपर्ट गौरव बिस्सा हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बाजार की शुरुआत अच्छी, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। निफ्टी करीब 50 अंकों पर, निफ्टी बैंक करीब 125 अंकों पर इस वक्त दिखाई देगा। आप बताइए कि आपने वो ओपनिंग ट्रेड में कौन से शेयर स्पॉट किए हैं और क्या व्यू होंगे आपके? गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी भी अगर आप ओवरऑल सेटअप देखेंगे तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ही है। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही अपने जो प्रीवियस लाइफ हाई के आसपास के लेवल थे वहीं से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि रिवर्सल आया है या टर्न अराउंड आया है, बट प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे आई है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जो मार्केट चल रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स चल रहा है, वो रिफ्लेक्शन आपको ब्रॉडर मार्केट में नहीं देखने मिल रहा है। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट उभरते हुए आ रहा है। पहला इसमें रिकमेंडेशन जो आ रहा है अच्छा, वो एक अनुरस है, जहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला फ्राइडे को, और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। वीकली चार्ट से भी एक अपनेल पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखने मिला। तो यहाँ पे आप 1320 के लिए प्ले कर सकते हैं, 1250 का इसमें स्टॉप लॉस होगा। दूसरा है टाटा कंज्यूमर। यहाँ पे भी एक अच्छा एक कंसोलिडेशन हमको देखने मिला, एक बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमको देखने मिला, राइजिंग चैनल पैटर्न इसमें है। तो यहाँ पे बेहतरीन सेटअप बनते हुए आ रहा है। थोड़ा कंसोलिडेशन हमको देखने मिला है 2-4 हफ्तों से, लेकिन ओवरऑल अगर सेटअप देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इसमें है, स्टेबिलिटी इसमें है। तो यहाँ पे आप 1235 के लक्ष्य के लिए इसको प्ले कर सकते हैं, 1145 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा।
ओके, तो टाटा कंज्यूमर 1235 का टारगेट आप यहाँ पर दे रहे हैं और साथ ही अनुपम रसायन 1320 के टारगेट के लिए ये स्टॉक भी खरीदने की सलाह। दो टॉपिक आपकी तरफ से आ गई है। आज के सत्र में शुगर शेयरों में भी ठीक ठाक तेजी दिख रही है और हमारे सोर्सेज के जरिए जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि चीनी की एमएसपी मिनिमम सेलिंग प्राइस को और इथेनॉल के प्राइसेस को भी बढ़ाया जाता था। इथेनॉल के जो प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस है उसको बढ़ाया जा सकता है। सौमिल जी, एक राय शुगर स्टॉक्स पर, आपको कुछ पसंद आ रहा है इस स्पेस से आज? जनरली मैं बलरामपुर चीनी ट्रैक करता हूं और यहाँ पर बहुत समय से गिरावट देखने मिली है। 2040 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, वीकली मंथली में लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन है। ऐसा कोई बुलिश पैटर्न नहीं बन रहा है इस समय, तो आई वुड अवॉइड, डेफिनेटली एब्सोल्युटली अवॉइड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन यहाँ पर जो अगर बलरामपुर चीनी की हम बात करें तो अराउंड 430 420 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां पर एक बार रिविजिट करके इसे फिर से एक अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए ऑन द बुलिश साइड, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अवॉइड। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि नीचे में 430 420 तक ये स्टॉक जा सकता है। 430 और 420 तक जा सकता है, यानी यहाँ से करीब करीब 28 रुपये तक की गिरावट की संभावनाएं बन रही है। तो अभी अवॉइड करने की सलाह बलरामपुर चीनी को लेकर है। कुछ स्टॉक्स देखते हैं जहां पे आज लॉन्ग पोजीशन करते दिख रहे हैं। उससे पहले सौमिल, आपका शुक्रिया करना चाहेंगे, वक्त दिया आपने, हमारे दर्शकों को गाइड किया ओपनिंग और प्री ओपनिंग ट्रेड्स में। चलिए गौरव जी, आपसे मेरा एक सवाल होगा लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स को लेकर। दिल्ली वेरी में आज 2% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है, कुछ लॉन्ग पोजीशंस भी कटते दिख रहे हैं। गौरव जी, क्या राय है? देखिए, इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था और वो जो ब्रेकआउट था उसने एक प्राइसेस को 500 की तरफ पुश किया है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि बाय के मौके फिलहाल मत देखिए। सपोर्ट्स, मल्टीपल सपोर्ट्स इसके आएंगे। इमीडिएट जो इसका सपोर्ट है वो 400 का है और अच्छे खासे सपोर्ट जो होंगे वो 375 के होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर 375 के आसपास में आता है वहाँ पे आप बाइंग के मौके एक बार दे सकते हैं और यहाँ पे एक बार फिलहाल थोड़ा अवॉइड कीजिए। जिन्होंने अगर ऑलरेडी ले चुके हैं तो आप 400 के स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, उसके नीचे का जाता है तो एक बार एग्जिट कीजिए। डिलीवरी को फिलहाल अवॉइड करना है क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए स्टॉक थोड़ा सा वॉलेटाइल ज़रूर हो रहा है। शायद फ्राइडे को ये स्टॉक में 2 से 3% की तेज़ी थी, आज जो है थोड़ा सा गिरावट का शिकार हो रहा है, पर ऊपरी स्तरों से हल्के से करेक्ट ज़रूर हो रहे हैं मार्केट्स। देखिए रुपए को लेकर जो पूरी चिंता है वो तो बरकरार ही है, अभी फ़िलहाल स्टेबल है रुपया, पर देखते हैं कि कहाँ पर एक्शन देखने को मिलता है, ख़ास तौर से सेकेंड हाफ में। इस बीच हमने ITI की बात की थी, ये काउंटर में अब 9% की तेज़ी हो चुकी है। वोडाफोन आइडिया भी आज के सत्र में लगभग 3% ऊपर है, पर पूरा जो आप देखेंगे पूरा एक्शन जो है वो आपको IT काउंटर्स में ही दिखेगा, चाहे वो टेकएम हो जो कि अब 3% की तेज़ी दिखा रहा है, इन्फोसिस 2% ऊपर और एम्फेसिस जैसे काउंटर्स भी लगभग 2% ऊपर हैं। गौरव देखिए लार्ज कैप स्पेस में तो एक्शन है ही, पर मिड कैप IT कंपनीज भी, एम्फेसिस, कोफोर्ज, जिनमें हम पिछले 2 हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं कि पिटे हुए हैं ये काउंटर्स, नतीजों के दम पर कुछ खबरें आ गई थी, उसके चलते कंप्रेस्ड प्राइस एक्शन इसमें हमने देखा है। क्या कोफोर्ज और एम्फेसिस में से कोई काउंटर आपको अभी भी पसंद आ रहा है? देखिए, अगर कोफोर्स की अगर बात की जाए तो इसमें एक अच्छा कपर एंड पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है जिसके ब्रेकआउट्स जो है थोड़े ऊपरी लेवल्स पे होंगे। 2010 का इसका ब्रेकआउट का लेवल है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच के लिए रखूंगा। एक बार कंफर्मेशन आ जाए ब्रेकआउट के, उसके बाद में यहाँ पे लेना सही होगा। वहीं अगर आप एम्फेसिस की बात किया तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल पैटर्न कंसोलिडेशन हो रहा है, ब्रेकआउट्स यहाँ पे भी अवेटेड है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दोनों में थोड़ा एक बार के लिए रुकना चाहिए, ब्रेकआउट्स कंफर्म होने के बाद में लीजिए। देखिए यहाँ पे ये आउट परफॉर्मेंस रहा है और एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनते ऊपर आ रहा है, लेकिन एंटिसिपेट करना ब्रेकआउट में और ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट्स में, मेरे हिसाब से सही रणनीति नहीं होगी। तो चलिए एम्फेसिस और कोफोर्ज को लेकर आपके लिए राय, बट देखिए इस बीच हमने देखा था कि फ्राइडे को फिर से एक बार थोड़ी सी कमज़ोरी देखने को मिली थी कच्चे तेल में, और कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड काउंटर्स जो हैं वो बस करते हुए ज़रूर नज़र आ सकते हैं। एक काउंटर और एक स्टॉक जो कि मेरे रेडार पे आ रहा है वो है बर्जर पेंट्स, क्योंकि गौरव खुलने के साथ ही ये काउंटर में लगातार अपटिक्स आते हुए दिखे, अभी भी 2% से ज़्यादा की तेज़ी है। इसके पेयर और दिग्गज एशियन पेंट्स में हमने ऑलरेडी एक अच्छा मूव देख चुका है। क्या बर्जर पेंट्स पे कोई राय? लगभग 1.25% का उछाल है।
देखिए सेटअप इसका खराब नहीं है। यहाँ पे एक छोटे ब्रेकआउट्स भी थे। यहाँ पे अगर कोई लेना चाहता है तो आप एक बार 580 के स्टॉप लॉस से इसको एक बार बाय कर सकते हैं। इमीडिएट हर्डल जो इसका है वो 605 का है। जो आपके इमीडिएट टारगेट्स होंगे वो अगर सस्टेन होते हैं तो एक फ्रेश स्विंग हाई ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा और एक फर्दर मोमेंट आपको जो है वो इसको लेके जा सकते हैं टुवर्ड्स 630। तो सेटअप अच्छा है। एक कंस्ट्रक्शन के बाहर ये स्टॉक निकल रहा है तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा एक बार निवलिंग किया जा सकता है। शेयर को लेकर ये व्यू 1.5% की तेजी। एशियन पेंट्स इससे थोड़ा ज़्यादा चला था बर्जर में, उसके बाद हम तेज़ी बनते हुए देख रहे हैं, थोड़ी कैचअप बाइंग हो रही है। लेकिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे गेंस जो हैं सिर्फ 18 अंकों के हैं और निफ्टी बैंक की जो तेज़ी है 42 अंकों की ही रह गई है। तो ऊपरी स्तरों पर जो प्रेशर है वो साफ दिखाई दे रहा है और जो ब्रॉडर मार्केट के जो सेंटिमेंट है वो भी कमजोर हो रहे हैं क्योंकि 1500 शेयरों में गिरावट है और 1100 शेयरों में इस वक्त तेजी है। गिरने वाले शेयरों की संख्या निश्चित तौर पर ज्यादा है और अगर इंडेक्स हर निशान में टिक भी रहा है तो उसकी वजह सिर्फ एक है कि आईटी शेयरों से आज स्ट्रेंथ मिल रही है। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एससीटेक, विप्रो, टीसीएस, ये 10 में से तो 5 आईटी वाले शेयर हैं और यही इंडेक्स को ऊपर रखे हुए। अदरवाइज अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखेंगे, मिड कैप को देखेंगे तो वहां पर थोड़ा लैकलस्टर ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक और डेटा ये भी कह रहा है कि भले ही आपको इंडेक्स ऑल टाइम हाई के करीब जाके निफ्टी कारोबार कर रहा हो, निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई बन गया हो, लेकिन एनएसई 500 के अभी भी लगभग हम देख रहे हैं कि 2/3 शेयर ऐसे हैं जहां पर 10 से लेकर 50-60% के आसपास की गिरावट है अपनी 52 वीक हाई से। तो ये आप जरूर ध्यान में रखिए। पूरा का पूरा बाजार नहीं चला है बाजार की हाल फिलहाल की तेजी में। लेकिन हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, कुणाल बोथरा हमारे साथ हैं, इन हाउस एक्सपर्ट। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके 2 स्टॉक से शुरू कर लेते हैं। क्या आपने खोजा है बाजार में और कहां पर तेजी करनी चाहिए? धन्यवाद शुभ इनवाइट करने के लिए। तो दोनों लार्ज कैप स्टॉक्स है। मारुति पे पहला बैट रहेगा बिकॉज मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ऑटो स्टॉक्स में एक टर्न अराउंड या एक वापस से कमबैक हम देख रहे हैं। तो उस लिहाज से मारुति 16,600 का हम टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पे 15,750 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं मारुति पर। और दूसरा रहेगा लार्ज कैप नेम्स में से वो रहेगा HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक बनता हुआ नजर आ रहा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स की बात करें तो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक लास्ट 1 वीक से इस लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहा है 2430-2440 के आसपास के रेंज में। तो मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बेस फॉर्मेशन जैसा लग रहा है कि स्टॉक बना रहा है। तो करंट लेवल से 2550 का टारगेट मैं सजेस्ट करूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए और स्टॉप लॉस 2370 का। ठीक है, ये 2 शेयर आपके होंगे। HUL में 2550 के टारगेट होंगे और मारुति सुजुकी 16,600। अच्छी स्ट्रेंथ देखिए मारुति में, बढ़िया रफ्तार से ये शेयर दौड़ा और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि सस्टेन कर रहा है अपर लेवल्स पर। लेकिन बैंकिंग में एक स्टॉक है जो बहुत निराश कर रहा है और वो है ICICI बैंक का। आज आप देखेंगे फिर से ये लाल निशान में फिसल गया है और ICICI बैंक के साथ जो प्राइवेट बैंकिंग की जो 2 और दिग्गज हैं, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, वहां पर भी हम थोड़ी सी नरवे के साथ ही कारोबार होते हुए देख रहे हैं। ICICI बैंक 200 DMA के आसपास, 20 DMA के आसपास होगा ये शेयर। गौरव जी, कितना वीक आपको लग रहा है ICICI बैंक यहां से, या फिर ये कंसोलिडेशन का जो फेज है ये थोड़ा लंबा आपको खींचता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए अगर आप मार्च 2025 से देखेंगे तो एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहा है और एंटिसिपेट करना कि यहाँ पे आइदर ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। स्टॉक ने 2 अटेम्प्ट किए हैं टुवर्ड्स 200 DMA, नीचे गया है फिर एक बाउंस बैक आया है, बट एक फॉलो बाइंग जो है वो नजर रही है। स्टॉक अपने 50 एक्सपेंशन में इसके नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड ये एवरेजेस है, फिलहाल स्टॉक जो है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो रुझान जो है वो फिलहाल थोड़ा वीक ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, रेंज बाउंड स्टॉक है, यहाँ पे एक ट्रेड लेना सही नहीं होगा। इससे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहेगा वो। अगर डिक्लाइंस में आप लेते हैं तो आपके पास मौका है कि अगर मार्केट में बाउंस पे आता है तो वो स्टॉक्स पहले उछलेंगे। तो मुझे लगता है ICICI बैंक वो स्टॉक नहीं होगा कि अगर मार्केट में अगर उछाल अगर आती है तो ICICI बैंक उसको लीड करेगा। इसी बैंक को लेकर ये व्यू नेगेटिव है। 3 महीने में अगर आप देखेंगे 3.5% के आसपास की गिरावट आपको दिखाई देगी। एक शेयर जो 200 रुपए के ऊपर मजबूत रहता है और 200 रुपए के नीचे रहता है कमजोर, वो है IGL का। 200 रुपए के ऊपर वापसी की है, लेकिन दिक्कत की बात यह है
कि अब 6 दिन लगातार ये शेयर गिर रहा था, क्या एक दिन की तेजी से इसमें कोई रिवर्सल के संकेत बनेंगे, जरा समझ लेते हैं इस पर। कुणाल जी, आईजीएल ट्रस्ट करें आज की तेजी पर? तो मैं कहूँगा ये ब्रेकआउट पे कमजोर लगता है, ब्रेकडाउन पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग लगता है। ये थोड़ा रिवर्स स्टॉक है, इन्हें 215 और 220 के आसपास बार बार हमने देखा है कि स्टॉक वो एक ब्रेकआउट जोन पे आता है, वहाँ पे सडनली स्टॉक पे रिवर्सल आती है, या तो फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ जाता है स्टॉक्स पे, या तो फिर वहाँ पे सेलिंग प्रेशर इमर्ज हो जाता है। हम ये कंसिस्टेंटली देख रहे हैं लास्ट 6 से 8 महीनों में कि ये पैटर्न इमर्ज होके आ रहा है आईजीएल में। तो मेरा मानना है कि आई थिंक ये एक कॉन्ट्रा बेट जैसा एक स्टॉक है। 200 के नीचे अगर ये स्टॉक आए 195 के आसपास, तो मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेटर बन सकता है। अगर कोई कॉन्ट्रा बाय यहाँ पे करना चाहे तो 190 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं वहाँ पर, और 220 215 का नियर टर्म टारगेट रख सकते हैं आईजीएल पर। 215 220 तक के टारगेट आप आईजीएल पर लगा के चल सकते हैं। इंद्रप्रस्थ गैस पर 205 रुपए के भाव आपको दिखाई देंगे। एक और वीक शेयर जो थोड़ी रिकवरी की कोशिश कर रहा है, अच्छा थोड़ी नहीं, अच्छी स्ट्रांग रिकवरी है, वो शेयर है आईटीआई का। करीब 9% का उछाल है, 325 रुपए के भाव हैं। तो पिछले महीने भर में जो गिरावट आ रही थी उसकी भरपाई आज एक सत्र में एक झटके में करने की कोशिश ये शेयर कर रहा है। 325 रुपए के आसपास के प्राइजेस हैं। गौरव जी, आईटीआई बिग शो, करीब 10% ऊपर ये शेयर, क्या आपकी राय होगी? स्टॉक ने एक अच्छी उछाल ऑलरेडी दे चुका है, और अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो ये भी एक रेंज बाउंड स्टॉक ही रहा है। मई से अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ही, ये दायरे में ही ये ट्रेड कर रहा है, और हमने देखा है कि यहाँ पे ये पहला अवसर नहीं है जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने मिली है। पहले भी इसमें देखने मिली थी, लेकिन फिर एक स्टॉक जो है कंसोलिडेशन में चला जाता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चला जाता है। तो एक फॉलो अप बाइंग का इसमें इंतजार करना चाहिए कि अगर फॉलो अप बाइंग आती है तो प्रॉब्ली एक बार उसको आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं फिलहाल फॉलो अप बाइंग को प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा और उसको अवॉइड करूंगा। ठीक है, आईटीआई को अवॉइड कीजिए, लेकिन क्या एसबीआई कार्ड्स को भी कुणाल जी अवॉइड करना है? एक वीक स्टॉक तो रहा है, लेकिन हमने देखा कि 860 रुपए के आसपास इसने 2 बार सपोर्ट लिया, और इस सपोर्ट से जब घूमा है तो आज लगातार तीसरे सत्र में तेजी दिखाई दे रही है। एसबीआई कार्ड्स में क्या लॉन्ग करें? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक 850 के आसपास का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। लास्ट 2 मंथ से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे आके स्टॉक वहाँ पे डिमांड ज़्यादा ओरिजिन हो जाती है स्टॉक के लिए, बाउंस आ जाता है स्टॉक में, सपोर्ट ले लेता है, एक शॉर्ट टर्म बेस बॉटम फॉर्म कर जाता है एसबीआई कार्ड्स अपने चार्ट्स पर। तो मेरा मानना है कि 850 का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। तो अगर जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से बाय करना चाहे तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर वो बाय करे तो 850 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं एसबीआई कार्ड्स पर। 940 का फर्स्ट स्विंग ब्रेकआउट है जहाँ से स्टॉक ने इस लेग में रिवर्स किया था। मेरा मानना है कि आई थिंक अगर ये लेवल ये स्टॉक टर्न अराउंड कर जाए तो इस लेवल को पार कर सकता है स्टॉक इस ट्रेंड में। तो रिस्क रिवॉर्ड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 940 का एक फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं एसबीआई कार्ड्स पर, और 850 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं अगर कोई मीडियम टर्म अवधि के हिसाब से 1 मंथ 3 मंथ की अवधि के हिसाब से ट्रेड करना चाहे तो ये भी हुए एसबीआई कार्ड को लेकर आपको लग रहा है कि 940 तक भी जा सकता है एसबीआई कार्ड्स। चलिए, एक टाटा मोटर्स पर भी आपसे एक सलाह लेना है कुणाल जी, लेकिन उससे पहले एक खबर ये है कि आज बाजार बंद होने के बाद एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में बदलाव लागू हो जाएंगे, जिसमें 4 नई कंपनियां शामिल होंगी, लेकिन टाटा एलेक्सी और कॉनकॉर इंडेक्स से बाहर हो रही है। पूरी डिटेल्स के लिए चलते हैं मिताली जैन के पास। मिताली, बताएं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो नवंबर 2025 का रिव्यू था उसके तहत एमएससीआई इंडेक्स से करीबन 4 स्टॉक्स जो है वो इंक्लूड होने वाले हैं और 2 स्टॉक्स एक्सक्लूड होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम वेटेज जानते हैं। यहाँ पे इस इंक्लूजन के बाद देखा गया है कि 15.6% का वेट हो गया है अब इंडिया का एमएससीआई ग्लोबल इंडेक्स में, जो कि पहले करीबन 15.5 15.5% था। और जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जो स्टॉक्स की भागीदारी है, वो भी बढ़कर अब 163 पे आ गई है, जो पहले 161 के आसपास थी। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से शेयर्स यहाँ पे आपको यहाँ पे इंक्लूड होते हुए नजर आएंगे। तो सबसे पहला नाम है फोर्टिस हेल्थ केयर, जिसका इनफ्लो माना जा रहा है करीबन $436 मिलियन का, कि यहाँ से आपको इनफ्लो आता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही पेटीएम की बात करें तो इसमें भी करीबन $440 मिलियन का एस्टिमेटेड इनफ्लो बताया जा रहा है। जी वर्नोवा टीएनडी इंडिया भी शामिल होने वाला है इंडेक्स में, और इसमें करीबन 351 मिलियन का इनफ्लो आता हुआ नजर आ सकता है। और चौथा स्टॉक है सीमेंस एनर्जी इंडिया। यहाँ पे जो इनफ्लो एक्सपेक्टेड है वो है करीबन $252 बिलियन का।
अब बात कर लेते हैं एक्सक्लूजन की कि कौन कौन से दो शेयर्स है जो यहाँ से एक्सक्लूड होते हुए नजर आएंगे। तो पहला नाम है टाटा एलेक्सी का और यहाँ से आप करीबन 162 मिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भी एक स्टॉक है जो MSCI के इस इंडिया इंडेक्स से बाहर होने वाला है और यहाँ से जो आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है वो है करीबन 146 मिलियन डॉलर्स का। अब कुछ स्टॉक्स में हमने देखा है कि वेट अपग्रेड किया है MSCI ने और उसमें नाम जो तमाम शामिल है वो है एशियन पेंट्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ल्यूपिन, SRF, सुजलॉन एनर्जी, येस बैंक, एल्केम लेबोरेटरीज और जुबिलेंट फूड वर्क्स। लेकिन दूसरी साइड पे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जहाँ पे वेट कम होता हुआ नजर आया है जिसमें इस लिस्ट में शामिल है संवर्धना मदरसन, डॉक्टर रेड्डी, RECL, जाइडस लाइफ साइंसेस, कोलगेट पाल्मोलिव और भारत फूड्स। तो ये थी पूरी लिस्ट, कहाँ कहाँ इंक्लूजन हुआ है, कहाँ एक्सक्लूजन, कहाँ वेट अपग्रेड है और कहाँ वेट डाउन। और ये सब जो चेंजेस है ये लागू होंगे मार्केट आज जो मार्केट बंद होगा उसके बाद से। तो डेफिनेटली इस लिस्ट पे आप नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि अगर इस इंडेक्स में MSCI इंडेक्स में अगर शामिल होता है तो डेफिनेटली उस हिसाब से लिक्विडिटी भी बढ़ती है। तो इस स्टॉक पर आप रहें और जो बाहर होंगी वहाँ पर जो पैसिव फंड्स होंगे उनकी बिकवाली भी आती है, तो ये ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। हम अभी बात कर रहे थे टाटा मोटर्स की, कंपनी पैसेंजर व्हीकल जो स्टॉक है टाटा मोटर्स का वो सेंसेक्स से बाहर होने वाला है 22 दिसंबर से। पैसेंजर व्हीकल के शेयर में आज एक गिरावट भी दिख रही है 1% से ज़्यादा की। कुणाल सर, क्या राय है टाटा मोटर्स PV पर? तो ट्रेंड हालांकि नेगेटिव है स्टॉक पर, बट मेरा मानना है कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे स्टॉक ओवरसोल्ड हो जाता है, बहुत सारे पैरामीटर्स बहुत एक्सट्रीम नेगेटिव हो जाता है स्टॉक पे, बट वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा बेटर हो जाता है अगर कोई कॉन्ट्रा ट्रेडर यहाँ पे बाय करना चाहे तो। मेरा मानना है टाटा मोटर्स उस रेंज में वापस आ चुका है। टाटा मोटर्स PV 355-360 का जो रेंज है ये मेरा मानना है कि बहुत ही ओवरसोल्ड हो चुका है इंडिकेटर्स। तो मैं यहाँ पे बुलिश कॉल सजेस्ट करूँगा टाटा मोटर्स PV पर। और मेरा मानना है कि बाउंस बैक में स्टॉक करीबन 370-375 के लेवल्स को क्रॉस कर जाएगा। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कॉन्ट्रा बाय के लिए टाटा मोटर्स PV, स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जो थोड़ा सा कॉन्ट्रा या थोड़ा सा हाई रिस्क ट्रेड करना चाहे तो। ओके, तो टाटा मोटर्स PV आपको लग रहा है कि ओवरसोल्ड जोन में है, आपके लिए मौका है, रिवॉर्ड बेहतर मिल सकता है थोड़ा सा, लेकिन वक्त ज़रूर देना पड़ेगा। शुक्रिया कुणाल सर, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। थैंक यू। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे नज़र डालते। टीम लीज, NBCC, ऐसे कोई NBCC काफ़ी मजबूत है, लगातार ऑर्डर मिलते भी रहते हैं। NBCC पर गौरव सर से हमने एक राय ले, उससे पहले रेडिंगटन पे ले लेते हैं। रेडिंगटन में आज 4% की मजबूती दिख रही है। वोडा आइडिया में अच्छी तेजी है, वापस से रिन्यूड बाइंग लौटी है। पिछले हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में हमने देखा था कुछ मुनाफा वसूली वोडा आइडिया में दिख रही थी, 3.25% के आसपास की। गौरव सर, वोडा आइडिया रिटेल इन्वेस्टर जो रहते हैं उनका फेवरेट स्टॉक है, वोडा आइडिया को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं आइडिया को इतना ट्रैक नहीं करता हूँ। जैसे आपने कहा कि इसमें इंटरेस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा लेते हैं और एट टाइम्स उसमें पोजीशन जो है काफ़ी ज़्यादा लोग ले लेते हैं और रिस्क मैनेजमेंट का यहाँ पे हमेशा थोड़ा इशू हो जाता है। तो हम लोग अपने एज अ थंब रूल हम अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट करते नहीं है, तो वोडाफोन आइडिया पे मैं राय नहीं दे पाऊंगा। चलिए, तो अवॉइड करने की सलाह आपकी तरफ से है। DCM श्रीराम आज के सत्र में 4% गिरा हुआ है। DCM श्रीराम को लेकर गौरव सर क्या राय है? देखिए, DCM श्रीराम को अगर आप देखेंगे तो इसमें जो करेक्शन का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप इसके वीकली चार्ट्स पे देखेंगे तो 2021 से एक राइजिंग ट्रेंड का रेजिस्टेंस है, जहाँ पे स्टॉक जो है तकरीबन 3 से 4 बार रिवर्सल दिखा चुका है और स्टॉक जो है फिलहाल अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वीकली चार्ट के सपोर्ट के आसपास में है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे बाइंग के मौके आएंगे। अगर एक बार स्टॉक करेक्शन में आता है 1180 1185 के आसपास, तो आप इसको बाय कीजिए। आपके स्टॉप लॉसेस जो होंगे वो 1160 के होंगे और ऊपर में स्टॉक जो है वो फिर से 1260-70 के लेवल दिखा सकता है। तो एक रेंज बाउंड स्टॉक है, अपवर्ड ट्रेंडिंग स्टॉक है, लेकिन रेंज बाउंड स्टॉक है। तो यहाँ पे आप बाय ऑन डिक्लाइंस कीजिए। यहाँ पे करंट भाव पे इसको अवॉइड कीजिए। थोड़ा एक 30-40 रुपये का करेक्शन आता है तो थोड़ा स्टॉक लुक्रेटिव हो जाएगा। और राइट, तो चलिए DCM श्रीराम बायोन टिप्स की रणनीति अपनाए, फिलहाल जो है थोड़ा सा इस पे बच के ही चले। बट गौरव, देखिए बैंकिंग काउंटर्स जो हैं, कुछ एक काउंटर्स थोड़ी बहुत मजबूती के संकेत ज़रूर दिखा रहे हैं। निफ्टी बैंक भी फिलहाल देखिए अभी फिलहाल डे हाई पे आता हुआ 150 अंकों से ज़्यादा की तेज़ी है।
पर गौरव, कोटक महिंद्रा बैंक पर भी आप राय दीजिए, क्योंकि देखिए फ्राइडे को हम इसके बारे में चर्चा ही कर रहे थे, जहां पर दो बड़ी खबरें जो हैं आती हुई दिखी। पहला कि जो IDBI बैंक के जो सेल होने वाली है उसमें फ्रंट रनर साबित हो रहा है कोटक महिंद्रा बैंक, और साथ ही साथ इनका स्टॉक स्प्लिट भी था, जहां पर एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजन करेंगे। दोनों ही न्यूज़ जो है मार्केट्स डाइजेस्ट करते हुए नजर आए, बट कुछ खास रिएक्शन नहीं रहा स्टॉक प्राइस के लिहाज से। बट कहीं ना कहीं स्टॉक 2080 के लेवल्स को होल्ड कर रहा है। क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? देखिए, कोटक बैंक में अगर आप देखेंगे तो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है 2021 से 4 साल से। ये स्टॉक भी काफ़ी टाइट रेंज में रहा है, जहाँ पे 1600 पे एक अच्छे सपोर्ट्स है और तकरीबन 2200 2230 50 के आसपास में एक हर्डल है। तो एक रेंज बाउंड स्टॉक को आप ट्रेड करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें स्टॉक अगर कहेंगे काफ़ी बार एक सपोर्ट जो है वो 1965 का उभरते हुए आया है। तो अगर कोई रिस्क टेकर है और स्टॉक को बाय करना है तो मेरे हिसाब से 2000 के नीचे का स्टॉक आता है तो आप बाय कर सकते हैं। 1960 रुपये का इसमें स्टॉप लॉस होगा और ऊपर में आप स्टॉक जो है 2150 के इसको प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल एक रेंज में अभी भी है, तो रिस्क वोट तो लुक्रेटिव नहीं है। ब्रेकआउट अगर आते हैं 2250 के ऊपर, अगर वीकली क्लोज आती है तो एक नया अध्याय स्टॉक में शुरू होगा। और मुझे लगता है कि जब बैंक निफ्टी की रैली होगी उसमें काफ़ी बड़ा कंटेंडर और कंट्रीब्यूटर जो है वो कोटक बैंक का रहेगा, बट उसमें थोड़ा समय है। यहाँ पर थोड़ा रुकना चाहिए। 2000 के नीचे इसमें बाय कीजिए तो आपके लिए रिस्क वोट जो है फेवरेबल हो जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए 2000 के नीचे अगर आपको मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए, पर जी हाँ, अगर बड़ी रैली आई तो कोटक महिंद्रा बैंक इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर कर सकता है। ये राय आती हुई गौरव की तरफ से। पर गौरव, बैंकिंग क्षेत्र से एक बार सिटी यूनियन बैंक पर भी अपना व्यू दीजिए, क्योंकि ये देखिए छोटे मझोले बैंक्स जो हैं हाल फिलहाल बड़े मूव्स दिखा रहे हैं। सुबह इतनी तेज़ी नहीं थी, बट अब 3% का उछाल देखिए सिटी यूनियन बैंक डे हाई पे फिलहाल आता हुआ। छोटा बैंक है, बट क्या व्यू रखते हैं आप यहाँ पे? एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम इसमें रहा है। स्टॉक एक 8 साल के कंसोलिडेशन के बाहर आया था, हमने अपने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया था इसके अंदर। और यहाँ पे फिलहाल मैं कहूँगा कि अच्छे सपोर्ट्स जो कहेंगे, प्रीवियस स्विंग हाई सपोर्ट्स वगैरह कहिए, वो 250 के हैं। और अगर एकदम शॉर्ट टर्म की अगर बात की जाए तो स्टॉक का जो इमीडिएट स्विंग हाई सपोर्ट जो है वो 262 263 का है। तो यहाँ पे अगर कोई बाय करना चाहता है तो 263 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, और ऊपर में जो स्टॉक है वो एक बार 280 285 के लेवल दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सेटअप स्ट्रॉन्ग है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, तो ट्रेंड भी स्ट्रॉन्ग है और थोड़ा आउट परफॉर्मेंस भी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक अगर आप लेते हैं और मार्केट में उछाल आती है तो चांसेस होते हैं कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक सबसे पहले एक उछाल दिखाएंगे। तो वो हिसाब से मुझे लग रहा है कि सिटी यूनियन बैंक एक बार के लिए इसमें बेट लिया जा सकता है। सिटी यूनियन बैंक डे हाई पर 3% की तेजी है, 270 रुपए का भाव है। निफ्टी में दूसरा जो सबसे ज्यादा कमजोर हो रहा है शेयर इटर्नल के बाद वो है BEL का, और ये शेयर ऊपरी स्तर से गिरते गिरते अब 410 रुपए के आसपास आ गया है। हालांकि काफ़ी चर्चा होती है कि क्या BEL अगला HCL होगा, क्योंकि 2025 में जो रिटर्न रहे हैं वो HCL से ज़्यादा रहे हैं। लेकिन BEL 400 रुपये के आसपास, हमने पिछले 3-4 महीने की बात करें तो 400 रुपये के आसपास बढ़िया सपोर्ट ले लेता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि 420-25 के रेंज में जाके, 420-30 के रेंज में जाके ये शेयर फंस जाता है, सप्लाई आ जाती है। कुणाल जी, BEL क्या करना चाहिए? जो निवेशक हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, वो अपना होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स कैसे ट्रेड करें इसको? अच्छा ठीक है, गौरव जी आपसे व्यू लेना चाहेंगे। कुणाल जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। एक 425-30 के आसपास आते अपना जो मोमेंटम है बिल्कुल छोड़ देता है। एट प्रेजेंट अपने 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली चार्ट पे उसके आसपास ट्रेड करा जो है 409 410 की। तो यहाँ पे मगर कैंडल थोड़ा वीक है। अगर 409 के नीचे अगर आज क्लोजिंग आती है तो स्टॉक एक बार स्लिप कर सकता है 400 के नीचे भी। तो मुझे लगता है कि मे बी वो एक अच्छा लेवल होगा 395 400, जहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड का सपोर्ट भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मैं 400 के आसपास अगर आता है तो एक बार आप बाइंग के मौके देख सकते हैं। और असली मोमेंटम जो है इसमें शुरू होगा 430 की क्लोजिंग के ऊपर। तो एक रेंज बाउंड स्टॉक को प्रीएम्प्ट करना सही नहीं होगा, तो आप 400 के आसपास बाय कीजिए, बेहतर होगा। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL को लेकर ये व्यू। एक और शेयर जो हमने देखा था कि लगातार अच्छी तेजी दिखा के रिकॉर्ड हाइस पर गया था और थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ रही थी, AB कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल। आज इसमें बाइंग लौटी है 3-4 सत्र की नरमी के बाद। AB कैपिटल, गौरव जी क्या इस पर बुलिश होना है? ट्रेड बन रहा है इसमें?
देखिए इसमें ब्रेकआउट्स काफ़ी निचले स्तरों पे थे और हमने क्लाइंट्स को सजेस्ट भी किया था 240-45 के आपके सपोर्ट्स काफ़ी बड़े ब्रेकआउट्स थे। उसके बाद एक काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम हमको देखने मिला है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा अगर किसी के पास है तो होल्ड कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिए थोड़ा सा रिस्की यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। इमीडिएट सपोर्ट्स 325-324 के हैं। तो अगर किसी को रिस्क लेना है तो आप 324 के लिए ले सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि थोड़ा इसमें रिस्क रहेगा। एक टाइट स्टॉप लॉस जो है 5-6 रुपए का टाइट स्टॉप लॉस जो है उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं ऊपर में 340 के लिए। बट थोड़ा इसमें पोजीशंस लाइट रखिएगा, आप अग्रेसिव ट्रेड मत दीजिएगा। ठीक है, अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है आदित्य बिरला कैपिटल में। एक और शेयर जो मुझे आज ठीक लग रहा है वो है M&M फाइनेंस का। आप देखेंगे करीब 2% के आसपास के गेंस हैं। M&M फाइनेंस का जरा शेयर लेकर आइए। M&M फाइनेंस क्या और यहां से चल सकता है गौरव जी? क्या टारगेट बन सकते हैं इस शेयर में? जी बिल्कुल, इसमें एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे अगर पहले अगर बात किया 2023 से अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो 330 के आपके ब्रेकआउट्स थे, उसको सस्टेन कर रहा है तो आपके लिए इमीडिएट स्टॉप लॉस वो हो जाता है। इंटरेस्टिंगली अगर आप और थोड़ा पीछे जाते हैं 2017 से अगर आप देखेंगे और एक राइजिंग ट्रेंड बनाते हैं जिसके जो हर्डल हैं वो तकरीबन 350 के आसपास हैं, जहाँ पे स्टॉक जो है फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो अगर 1-2 दिन की क्लोज अगर 350 के ऊपर आती है तो स्टॉक जो है 400 के लेवल्स पे दिखा सकता है। तो यहाँ पे सेटअप अच्छा है। यहाँ पे आप पिरामिडिंग आपको करनी चाहिए। यहाँ पे आपको हाफ क्वांटिटी यहाँ पे आप बाय कर लीजिए, जहाँ पे आपके स्टॉप लॉस 330 के होंगे। एक बार स्टॉक 350 के ऊपर 1-2 दिन देता है तो जो रिमेनिंग ट्रांश है आप वहाँ पे बाय कर सकते हैं और आप 400 के इसको प्ले कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपके सेम रहेंगे 330। सर्विसेज को लेकर ये व्यू है। शुक्रिया गौरव सर, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि शुरुआती कारोबार में वहाँ पे कहाँ पे ट्रेड के मौके हैं। चलिए मार्केट लाइव को यहीं समेटेंगे। अब वक्त हो चुका है कैनरा बैंक न्यूज़ हेडलाइंस का।